हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुश चेड़ीमार और स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे, जहां पे हम कवर कर रहे हैं 100% डिटेल्ड रिवीजन वीडियोस फॉर सीए इंटरमीडिएट ऑडिट सब्जेक्ट, जिसमें हमने अभी तक ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस खत्म कर दिया है। आज हम लोग करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 10, दैट इज योर बैंक ऑडिट, जो हमारे लिए थोड़ा सा ऊपर से जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हमें समझ नहीं आता सर चीजों को कैसे याद करें, कितना पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए, कितना हम छोड़ के जा सकते हैं, क्या कैलकुलेटेड रिस्क हम ले सकते हैं इस चैप्टर में। ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हमारे पास दो बड़े बड़े चैप्टर बचते हैं, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 9। इसके अलावा जितनी भी सारी चीजें वो हमने ऑलरेडी एकदम बढ़िया तरीके से डिटेल्ड वे में कवर कर रखी है हमारी यूट्यूब चैनल पे। प्लेलिस्ट जो है आपको नीचे हमारे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। ये पर्टिकुलरली मैं ऐसा कभी कहता नहीं मेरे रिवीजन वीडियो में, ऑल्दो वो बेस्ट होते ही है, बट सिंस मैं इस वीडियो में मैंने हर 6-7 फैकल्टीज के 1.5-2 घंटे के रिवीजन वीडियोस मैंने देखे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, क्योंकि मुझे आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी लाके देनी थी। तो मैं ऐसा कह सकता हूं इस वीडियो के लिए एटलीस्ट कि सर ये वीडियो बेस्ट वीडियो है जो आपको रिवीजन वीडियो मिलेगा हमारे बैंक ऑडिट का पूरे यूट्यूब पे। आप देखेंगे आपको पता चलेगा। और मुझे पता होता है कि सर हम इतनी सारी चीजें नहीं कर सकते, सर जो भी इतने सारे टॉपिक्स होते, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हम 1.5 डे में रिवाइज नहीं कर सकते सर। इसीलिए इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं 115 पेजेस की हमारी ये कॉन्सेप्ट बुक। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरी कॉन्सेप्ट बुक है, जो है मात्र 115 पेजेस की। इसमें अपने 100% रेलेवेंट पोर्शन फॉर सीए इंटरमीडिएट ऑडिट कवर किया है। जैसे मैं आपको बैंक ऑडिट की बात बता देता हूं कि ये वाला चैप्टर मात्र 10 पेज में हमने पूरा का पूरा चैप्टर कवर किया है, जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं बहुत बढ़िया तरीके से। एंड साथ ही साथ हमने अपनी क्वेश्चन बैंक भी लॉन्च कर दी है, एंड टेस्ट सीरीज जो हम मॉक टेस्ट बोलते हैं जिनको, वो टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर दिया। वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, ankushchedmarclasses.com हमारी वेबसाइट का नाम है, जिसके लिंक आपको नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, वैसे तो ये डिटेल्ड रिवीजन वीडियोस बहुत बढ़िया है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, लेकिन अगर आपको एक होलसम पैकेज चाहिए विद क्वेश्चंस, विद मॉक टेस्ट पेपर, विद पर्सनल मेंटरशिप सेशंस, तो उसके लिए हम आपके लिए लेके आए हैं एग्जाम ओरिएंटेड बैच फॉर सीए इंटरमीडिएट May 25 एंड September 25 अटेम्प्ट के लिए। अगर आपको अभी भी डर लग रहा है ऑडिट से, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि सर कैसे होगा, क्या करेंगे, कितने घंटे में करेंगे, इतनी सारी चीजें कैसे कवर करेंगे, तो हमारे मटेरियल को यूज करते हुए मात्र अप्रॉक्स 45 आवर्स में हमने पूरा आपका ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच कवर किया है, जिसमें आपके ये कॉन्सेप्ट्स तो है ही, प्लस 100% क्वेश्चंस भी हमने कवर किए हैं, जिसकी लॉन्च वीडियो की लिंक आपको नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो आप वो जाके ले सकते हैं, जिसका प्राइस मात्र 2500 रुपीज है 45 आवर्स के लिए, जो आपकी जस्ट 2-3 दिन में खत्म होने वाली है। ठीक है, यस सर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्यारे प्यारे चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 10 बैंक ऑडिट, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में। सर ये यहां पे HN क्या लिखा हुआ है, तो HN का मतलब होता है हमारी ये हैंड रिटन नोट्स। तो जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं, जिस भी टॉपिक्स में मुझे आपको कुछ मेमोरी टेक्निक बनवा के समझाना होता है, वो सारे टॉपिक्स के लिए मैं आपके ये हैंड रिटन नोट्स बनवाता हूं और वहां से आपको समझाता हूं, वहां से आपको याद करवाता हूं, लिंक बना के, स्टोरी बना के, बहुत बढ़िया तरीके से हमने ऐसे सारे रिवीजन वीडियोस में हमने ऐसा किया है। एंड एग्जाम ओरिएंटेड बैच में तो हमने ये जो आपके पर्टिकुलर हैंड रिटन नोट्स है, ये और बढ़िया तरीके से और इंक्रीज्ड कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको दिए हैं। ठीक है, यस सर। अब ये जो एग्जाम हैंड रिटन नोट्स है आपको कहां से मिलेंगे सर? इसकी लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के लिंक आपको हमारे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां पे जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं और सारे हैंड रिटन नोट्स को आप यूज कर सकते हैं। हमने सबके लिए फ्रीली अवेलेबल करवा दिए हैं। ठीक है, यस सर। तो अब सबसे पहले हमारा क्वेश्चन पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में। आप ये पूरा एक सेंटेंस याद रख लेंगे तो आपको सारे टाइप्स ऑफ बैंक कैसे याद हो जाएंगे। सर क्या बोल रहा है ये? सबसे पहले टाइप्स ऑफ बैंक की मैं बात करूं तो हम छोटे गांवों की बात करेंगे, जो भी हमारा रूरल रीजन है ना, उसकी बात करेंगे। तो रूरल रीजन में एक स्मॉल कमर्शियल बैंक है। क्या है सर? रूरल रीजन में एक स्मॉल छोटा सा कमर्शियल बैंक है, जिसको मुझे पेमेंट करके डेवलप करना है। छोटा सा है ना, उसको डेवलप करना पड़ेगा, तो जिसको मुझे पेमेंट करके डेवलप करना है ताकि वो बड़े बैंक्स के साथ कॉपरेट कर सके। क्या बोला मैंने? रूरल रीजन में एक स्मॉल कमर्शियल बैंक है, जिसको मुझे पेमेंट करके डेवलप करना है ताकि वो बड़े बैंक्स के साथ कॉपरेट कर सके। ये क्या बोल रहा हूं मैं? कौन कौन से बैंक्स की बात कर रहा हूं? रूरल रीजन मतलब क्या? रीजनल रूरल बैंक। फिर स्मॉल कमर्शियल बैंक मतलब क्या? स्मॉल से आता है आपका फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एंड हमारा कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट आता है आपका पेमेंट करके डेवलप करना है, मतलब क्या?
पेमेंट्स बैंक, डेवलपमेंट बैंक्स, ताकि वो बड़े बैंक्स के साथ कॉपरेट कर सके, मतलब कोऑपरेटिव बैंक्स की बात हो रही है। तो ऐसे करके आप 6 बैंक्स के नाम जो है वो याद रख सकते हैं। इस पर्टिकुलर सेंटेंस को याद रख के अब हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में क्या क्या बैंक्स है। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनल रूरल बैंक्स की, जिसका आपको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे हम आरआरबी। क्या बोलेंगे? रीजनल रूरल बैंक। वो बैंक है हमारे रूरल एरियाज वाले, नाम से पता चलता है कि भाई गांव गृहस्थी में हमारे जो बैंक्स होते हैं उनको हम रीजनल रूरल बैंक्स बोलते हैं। ये बेसिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करते हैं हमारे रूरल वाले लोगों की, ठीक है। दूसरे हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्या सर स्मॉल फाइनेंस बैंक मतलब छोटे वाले बैंक? नहीं बेटा, ये छोटे लोगों को बैंक देते हैं, जो छोटे छोटे, जैसे ब्यूटी पार्लर किसी ने खोल लिया, कोई किसान हो गया, हमारे जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हो गए, ऐसे छोटे छोटे लोगों को जो बैंक देते हैं, ये आरबीआई ने सेटअप किया है, जो बेसिक फाइनेंशियल एंड बैंकिंग फैसिलिटीज देते हैं हमारे अनसर्व्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स को। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स मतलब क्या? स्मॉल छोटे छोटे फार्मर्स हो गए, छोटे छोटे हमारे बिजनेसेस हो गए, हमारे जो घर गृहस्थी में हम जो गृह उद्योग चलाते हैं, वो सारे जो हमारे धंधे हो गए, उनके लिए जो हमें फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं बैंक, हमारी जो बेसिक नीड्स फुलफिल करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट जिसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल बैंक, मतलब ये मोस्ट वाइड स्प्रेड बैंक है, पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में फैले हुए बैंक है ये। इसके दो फंक्शन क्या होते हैं सर? पैसे लेना, पैसा देना, मतलब एक डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और एडवांसेस को ग्रांट करना। नेक्स्ट हमारे आते हैं पेमेंट्स बैंक। ये एक नए टाइप ऑफ बैंक आया, आपको आपने नाम सुना होगा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ऐसे नए टाइप ऑफ बैंक आए जिनका रिसेंटली इंट्रोडक्शन हुआ आरबीआई के द्वारा, आरसीआई निकल रहा है आरबीआई के द्वारा। इनको बस रेस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट्स लेना अलाउड है। ये कोई 10-10 करोड़ के डिपॉजिट नहीं ले सकते, 5-6 करोड़ के डिपॉजिट नहीं ले सकते, सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट्स ले सकते हैं, लेकिन ये लोन्स नहीं दे सकते, ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। तो सर ये कर क्या सकते हैं? इसमें हम चाहे तो करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इसमें हम डेबिट कार्ड भी ले सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग भी कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये बेचारे लोन या फिर क्रेडिट कार्ड्स नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है सर हमारे डेवलपमेंट बैंक से। अभी डेवलपमेंट बैंक मतलब कौन होते थे? ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंट्री का डेवलप करना, उसमें हेल्प करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, सिडबी हो गया, नाबार्ड हो गया, ये सारे डेवलपमेंट बैंक्स है। इनको बेसिकली ये फंड्स प्रोवाइड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के लिए, जो हमारे कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट लास्ट आता है हमारे कॉर्पोरेट करके रखना, कॉर्पोरेट करें, कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स मतलब क्या? ये सेम होते हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स जैसे ही होते हैं, बट ये कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स पे सेटअप होते हैं। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं एंड ये एग्रीकल्चरल एंड रूरल सेक्टर्स के लिए ज्यादा यूज किए जाते हैं। ये तीन आपको इसके फीचर्स है जो याद रखने हैं, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है आरबीआई के लिए कि सर बैंकों का बैंक हमारा आरबीआई है, जो एक रेगुलेटिंग बॉडी है, जो हमारा बैंकिंग इंडस्ट्री है इंडिया में वो रेगुलेट करता है आरबीआई, जो जिसका काम है एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। बैंकों का बैंक हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई है। अब आरबीआई किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आरबीआई की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर? आरबीआई रेगुलेट करता है कमर्शियल बैंक्स को, जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उन सबको आरबीआई रेगुलेट करता है। अब ये जो कमर्शियल बैंक्स क्या इंडिया वाले या फिर बाहर वाले? सर इंडिया वाले। इंडियन के जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में जो भी कमर्शियल बैंक्स है उनको वो रेगुलेट करता है। किसके साथ मिलके? सीजी के साथ मिलके, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके। ये हमारे 3 पॉइंट्स है। क्या 3 पॉइंट्स है सर? सबसे पहला रेगुलेट करता है एक्टिविटीज कमर्शियल एंड अदर बैंक्स की। दूसरा डेवलपमेंट एंड सुपरविजन करता है, मतलब इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स को बनाता है और उसको सुपरवाइज करता है। एंड लास्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसीज को डिटरमाइन करता है, ठीक है। यस सर। अब ये आरबीआई का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैंने बात कर लिया, इसका काम क्या है सर? इसकी फंक्शंस क्या है? व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ आरबीआई? तो इंपॉर्टेंट फंक्शन है भाई पैसा, पैसा, पैसा को इश्यू करना, पैसा को रेगुलेट करना, इशुएंस एंड रेगुलेशन। एंड दूसरा एज अ बैंकर, ये भी अब बैंक है ना। अब जैसे हमारे जो एसबीआई है, एचडीएफसी, आईसीआई है, इनका भी बैंक बनता है। ये बैंकर है। किसका बैंकर है सर? बैंकों का बैंक है ये, मतलब कमर्शियल बैंक्स का भी बैंक है और बड़े बड़े लोगों का बैंक है। हम आम लोग इनमें नहीं जा सकते, बड़े बड़े लोग मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये बड़े बड़े लोगों का बैंक है ये। क्या बोल रहा है? इशुएंस ऑफ करेंसी करना, रेगुलेशन करना करेंसी इशू का, एक्टिंग एज बैंकर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, एक्टिंग एज बैंकर कमर्शियल और अदर टाइप्स ऑफ बैंक को। कोई भी बैंक अपना बिजनेस ऑफ बैंकिंग शुरू नहीं कर सकता है विदाउट ऑब्टेनिंग लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस ऑफ बैंकिंग कर सकते हो, या फिर तभी आप नए ब्रांचेस ओपन कर सकते हो। बिना आरबीआई के लाइसेंस के आप नया ब्रांच भी नहीं खोल सकते हो। इतना रेगुलेशन रहता है आरबीआई का। आरबीआई के पास पावर है कि वो जब चाहे, जिस बैंक को चाहे, वो इंस्पेक्शन करवा सकता है, वो चेकिंग करवा सकता है कि तुम सही से काम कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। एंड जो बैंकिंग ऑपरेशंस होते हैं वो सिर्फ ब्रांचेस पे कंडक्ट किए जाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? अब जैसे आपके बैंक्स के ना हेड ऑफिस भी होते हैं। अब हेड ऑफिस पे आप बैंक के ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, आप जाके डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना, लोन लेना, ये सारी चीजें हेड ऑफिस पे नहीं कर सकते। आपके जो ब्रांचेस है बैंक्स के, आप वहीं पे बैंकिंग ऑपरेशंस
करवा सकते हैं। ये बैंक्स के लिए थोड़ी लिमिटेशंस है, रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। यस सर। हम बात करते हैं सर, हम बैंकिंग कर तो रहे हैं, ये बैंक ऑडिट हम अलग से पढ़ क्यों रहे हैं सर? बैंकों को ऑडिट करने में हमें क्या अलग से चीजों का ध्यान देना है? क्या पेक्यूलैरिटीज है? क्या बोला मैंने वर्ड? पेक्यूलैरिटीज क्या है सर बैंकिंग ऑपरेशंस में? तो वो हम डिस्कस करते हैं। क्या पेक्यूलैरिटीज है सर? हमारे बैंक के पास अब तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारे सर्विसेज होते हैं। ये जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होते हैं, ये लोग हमें प्रोवाइड कहां करते हैं? अपने बहुत सारे ब्रांचेस में। बहुत सारे ब्रांचेस में मतलब क्या? जियोग्राफिकली स्प्रेड होता है इनका पूरा नेटवर्क। और ये जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, इसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। क्या होते हैं सर? यहां पे हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, जो हमारा यूज ऑफ टेक्नोलॉजी से चलता है। ट्रांजैक्शन किस हिसाब से चलते हैं? ट्रांजैक्शन किसका यूज करते हैं? टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और ये जितनी भी चीजें हो रही है, हमने ऊपर पढ़ा है सर कि बिना आरबीआई के रेगुलेशन के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये स्ट्रिक्ट विजिलेंस के अंदर होता है, रेगुलेटर के, जो भी इनका रेगुलेटर है उसके विजिलेंस के अंदर होता है, उसके देख रेख के अंदर होता है। ये जितनी भी चीजें हो गई है, ये है हमारी पेक्यूलैरिटीज बैंकिंग सेक्टर की। ऐसे आपको हर एक कॉन्सेप्ट का, जो भी आपको टफ लगेगा, वो सारे कॉन्सेप्ट्स का ऐसे हम आपको चार्ट बनवा के समझाएंगे स्टोरी फॉर्म में, ताकि आप इजी तरीके से एटलीस्ट कीवर्ड्स याद रख सके। और मैं आपको लिख के कहता हूं कि अगर आपने ये जो कीवर्ड्स है ये बहुत अच्छे से लिख लिया और इसको अंडरलाइन कर दिया, तो फिर बाकी का जो एग्जामिनर है वो आपके जो 2-3 वर्ड से आजू बाजू वाले वो पढ़ेगा ही नहीं। ये है ट्रिक ऑडिट में मार्क्स लाने की, और ऐसी ही ट्रिक के साथ हमने अपनी एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी बनाई है, और ऐसी ही ट्रिक के साथ हमने अपने डिटेल्ड रिवीजन वीडियोस भी बनाए हैं। आप देख लीजिएगा कोई भी रिवीजन वीडियो जाके, ठीक है। यस सर। क्या बोल रहे हैं सर? पेक्यूलैरिटीज क्या इन्वॉल्व है हमारे बैंकिंग ऑपरेशन में? सबसे पहली चीज, लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होते हैं जो बैंक ऑफर करता है। वाइड जियोग्राफिकल स्प्रेड है बैंक के नेटवर्क का। ह्यूज वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं। एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, एंड स्ट्रिक्ट विजिलेंस होता है हमारे बैंकिंग रेगुलेटर का। अब टाइप ऑफ बैंक ऑडिट रिपोर्ट्स की बात करते हैं कि सर हमारा बैंक ऑडिटर जो होता है वो कितने टाइप की रिपोर्ट इशू करता है। तो वो सिर्फ ऑडिटर्स रिपोर्ट इशू नहीं करता, वो और भी टाइप की बैंक रिपोर्ट्स इशू करता है। तभी तो यहां पे बैंक ऑडिट हम अलग से पढ़ रहे हैं। तो यहां पे एक होता है हमारा हेडक्वार्टर का ऑडिटर, मतलब हमारा बेसिकली मेन ऑडिटर, प्रिंसिपल ऑडिटर, जिसका नाम होता है यहां पे स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स। क्या बोलते हैं सर जिसको अपन? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो आपको पता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, उसके बीच में एक सेंट्रल वर्ड घुसा दिया क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑडिटर है, हेडक्वार्टर का ऑडिटर है, पूरे बैंक का ऑडिटर है। अब बैंक के होते हैं अलग अलग ब्रांचेस, उन अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग ब्रांच ऑडिटर्स भी हो सकते हैं। तो उन ब्रांच ऑडिटर्स को हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर्स, ठीक है। जो मेन बंदा है उसको हम बोलेंगे स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स, जो नीचे वाले बंदे उनको हम बोलेंगे स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर्स। तो यहां पे ये लोग बोल रहे हैं कि प्रेजेंटली स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स को फॉलोइंग रिपोर्ट्स देनी पड़ती है इन एडिशन टू देयर मेन ऑडिट रिपोर्ट। कौन कौन सी रिपोर्ट देनी है सर? ये हम अपने हैंडरिटन नोट से डिस्कस करते हैं। आपको याद आना चाहिए, यहां पे ऑडिट रिपोर्ट की बात आ गई तो आपको याद आना चाहिए RRR। क्या याद आना चाहिए सर? RRR मूवी आई थी, RRR, वो वाला RRR ऑस्कर विनिंग मूवी, उसका जो गाना था वो RRR आपके याद आना चाहिए। और मैं आपको ये जो न्यूमोनिक्स है RRR ऐसे करके न्यूमोनिक्स, पहली बार आपको, अगर आपने हमारा रिवीजन वीडियो अगर आप फॉलो करते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड बैच फॉलो करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि पहली बार हमने ये न्यूमोनिक आपका यूज किया है। वरना हम कभी न्यूमोनिक यूज नहीं करते, हम डायरेक्टली आपको चार्ट्स के थ्रू कुछ ना कुछ स्टोरी लिंकेज करवा के बताते हैं। बट न्यूमोनिक्स हम वहां ही यूज करेंगे जहां पे बहुत ज्यादा जरूरी होगा। वरना अगर हमने बहुत सारे न्यूमोनिक्स में यूज कर लिए तो हम न्यूमोनिक्स में ही मिक्स हो जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा किस न्यूमोनिक का क्या मतलब था, कौन सा न्यूमोनिक कहां यूज करना है। तो हम बहुत लिमिटेड न्यूमोनिक्स यूज करने वाले हमारे पूरे सिलेबस में, ठीक है। तो अब पहला न्यूमोनिक क्या बोल रहे हैं सर? RRR। आपको 3 R याद रखने, 3 R से आपको 3 रिपोर्ट याद आएंगी, एक ICFR, एक LAFR और एक हमारा SLR। और ये तीनों को मर्ज करके हम बनाते हैं IRACP। ये तीनों हम बनाते हैं एज पर आर IRACP नॉर्म्स। सर ये क्या होता है? ICFR, LFAR, SLR और IRACP, ये हम डिस्कस करेंगे। बट आप इतना याद रख लीजिए, 3 R है हमारे पास, 3 रिपोर्ट्स है हमारे पास। पहली ICFR, LFAR और SLR, जिसको हम बनाते हैं एज पर IRACP नॉर्म्स, ठीक है। यस सर। अब बैंक के पास होता है बहुत सारा पैसा, तो वो पैसे के लिए भी हमें अलग से रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। पैसा मतलब क्या? बहुत, जब छोटा सा पैसा हो तो उसको पैसा बोलेंगे, जब बहुत सारा पैसा हो बैंक के पास तो उसको हम ट्रेजर बोलेंगे। भाई खजाना है, खजाना बैंक के पास, इतने सारे उसके लॉकर्स में गहने पड़े हुए होते हैं, खजाना है उसके पास, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेजरी ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं? ट्रेजर का
ट्रेजरी ऑपरेशंस। तो ट्रेजरी ऑपरेशंस में हम ये चेक करेंगे कि क्या तुम्हारे कोई ट्रेजरी ऑपरेशंस में कोई सीरियस इरेगुलरिटी तो नहीं है, कोई तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी ना तुम्हारे ट्रेजरी ऑपरेशंस में, वो हम लोग चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? क्या सीरियस इरेगुलरिटी हो सकती है तुम्हारे ट्रेजरी ऑपरेशंस में कि तुम लोगों को क्रेडिट ज्यादा दे रहे हो, उनसे डिपॉजिट कम ले रहे हो, तुम पैसा ज्यादा बांट रहे हो, जबकि लोग तुम पे डिपॉजिट करवाने ही नहीं आ रहे, तुम्हें पैसा मिल नहीं रहा है, तुम पैसा ज्यादा बांट रहे हो, तो तुम्हारा कोई एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है क्या? क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो मतलब क्या? कितना क्रेडिट मिल रहा है, कितना क्रेडिट मैं दे रहा हूं और कितना डिपॉजिट मुझे मिल रहा है लोगों से। अगर ये रेशियो आपका एडवर्स है कि नहीं वो हम चेक करेंगे, वो आपका सीरियस इरेगुलरिटी बनता है आपके ट्रेजरी ऑपरेशंस में। अब ये तो हो गया बैंक चेक करेगा। अब बैंक अपने आप में स्पेशल कमिटीज बनाता है अपने रिपोर्ट्स देने के लिए, बैंक ऑडिट के रिपोर्ट्स देने के लिए। तो स्पेशल कमिटी को भी हम चेक करेंगे। क्या बैंक ने दो टाइप की कमिटी बनाता है बैंक, एक है घोष कमिटी। क्या बोला मैंने? घोष कमिटी, जिसको आप याद रख सकते हैं घोस्ट। घोस्ट कर देती है, ये चीजें छुपा देती है, मतलब फ्रॉड करती है, फ्रॉड ढूंढती है ये हमारी कमिटी, घोष कमिटी। दूसरा हमारा जिलानी कमिटी। जिलानी कमिटी मतलब क्या? ये जो फ्रॉड ढूंढती है ना घोष कमिटी, तो ये जलाने नहीं देती। क्या बोला मैंने? जला नहीं, जिलानी, जला नहीं। क्या जला नहीं? कैसे जला नहीं? कैसे ये फ्रॉड को जला नहीं देती है? इंटरनल कंट्रोल करके। इंटरनल कंट्रोल रोकता है फ्रॉड को जलने से। क्या बोल रहा हूं मेरे को समझ नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे आपको याद रह जाएगा अब कि दो कमेटी होती है, घोस्ट कर देती है फ्रॉड को और दूसरा जलने नहीं देती फ्रॉड को थ्रू इंटरनल कंट्रोल्स। जला नहीं, जिलानी। ठीक है? यस सर। तो ऐसे करके हमने टाइप्स ऑफ बैंक ऑडिट रिपोर्ट ध्यान में रख लिए। अब सर ये आईसीएफआर का मतलब क्या होता है? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, अगर आपको याद आ रहा हो, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। आईसीएफआर मतलब होता है इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो सबसे पहली रिपोर्ट जो अपने ऑडिटर को देनी है वो यही देनी है कि आपका जो आईसीएफआर है वो एडिक्वेट है एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है बैंक्स के केस में, जो कंपनीज एज अ कंपनीज रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो आपकी आईसीएफआर की रिक्वायरमेंट है वो है अपना सेक्शन 143(3)(i) में, और सेक्शन 143(3)(i) किसका सेक्शन है सर? कंपनीज एक्ट का सेक्शन है। तो जो भी बैंक एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई है उस पे ही, उसी केस में हमें ये वाली रिपोर्ट देनी है। ठीक है? सबसे पहली चीज ये। दूसरा आर हमारा क्या था? LFAR, दैट इज योर लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। ये एक ऑडिट रिपोर्ट होती है जो स्पेशली हमें देनी पड़ती है, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं यहां पे। ठीक है? तो थोड़ी देर रुक जाइए। नेक्स्ट तीसरी रिपोर्ट है हमारी SLR। SLR का मतलब क्या होता है सर? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एक होता है हमारा CRR कैश रिजर्व रेशियो और एक होता है हमारा SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बेसिकली कंपनी को अपने पास कुछ ऐसे एसेट्स रखने पड़ते हैं जो लिक्विड वाले हैं, जिनको हम जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हम कंजर्वेटिज्म के लिए, प्रूडेंस के लिए संभाल के रखते हैं कि भाई अगर बहुत सारे डिपॉजिटर्स अपना पैसा विड्रॉ करने लग गए तो हम ये लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स को बेच के इनको पैसा विड्रॉ कर देंगे। मतलब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चलता है, लेकिन हाँ समझ लीजिए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हमें चेक करना है कि क्या ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसको कंप्लाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। एंड तीसरा आर जो था हमारा, मतलब उसके बाद जो नीचे IRACP नॉर्म्स था, IRACP का मतलब क्या होता है? इनकम रिकॉग्निशन। IR क्या है? इनकम रिकॉग्निशन। ए से है हमारा एसेट, सी से है क्लासिफिकेशन, पी से है प्रोविजनिंग। इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स। ये क्या होते हैं सर? ये एक बेसिकली आपके ब्रॉड नॉर्म्स है जो RBI ने स्पेसिफाई किए हैं कि आपको बैंक में कब कब इनकम को रिकॉग्नाइज करना है, एसेट्स को कैसे क्लासिफाई करना है एंड उस पे प्रोविजंस कैसे बनाना है। ये तीन चीजों के लिए आरबीआई ने आपको नॉर्म्स बना के दिए, जिनको हम साथ में बोलते हैं इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IRACP नॉर्म्स। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा सर? इसके बाद मुझे मनी देखना था। मनी में मुझे ये देखना है कि जो भी आपके ट्रेजरी ऑपरेशंस हैं, क्या आपने उसको एज पर आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस कंडक्ट किया है या फिर नहीं किया, उसकी रिपोर्ट हम चेक करेंगे। उसकी रिपोर्ट देंगे। ये सारी चीजें मैं क्या बता रहा हूं, ये रिपोर्ट आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर देगा। स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर अपनी मेन ऑडिट रिपोर्ट के एडिशन में ये सारी रिपोर्ट्स देगा। हमें इतनी सारी चीजें चेक करनी पड़ती है बैंक के केस में। नेक्स्ट हमें ये रिपोर्ट देना पड़ता है कि क्या कोई सीरियस इरेगुलरिटी हमने नोटिस करी है बैंक की वर्किंग में, जिसके लिए आपको इमीडिएट अटेंशन देने की जरूरत है। ये रिपोर्ट मुझे देनी पड़ेगी। क्या कोई सीरियस इरेगुलरिटी है, कोई सीरियस बैंक ने कुछ घमासान कर दिया क्या, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कोई अगर मुझे इंस्टेंसेस दिख रहे हैं, कोई सिचुएशंस दिख रहे हैं जो एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है मेरे रूरल एरियाज में, ध्यान रखिएगा एमसीक्यू का पॉइंट है, सिर्फ रूरल एरियाज की बात हो रही है। अर्बन एरियाज में अगर मेरे एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रूरल एरियाज में अगर मेरे एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है तो फर्क पड़ेगा। तो मुझे उन इंस्टेंसेस को रिपोर्ट करना पड़ेगा। एंड लास्ट में बोल रहे
रहे हैं कि भाई जो हमारी घोष कमेटी है जिन्होंने फ्रॉड्स के लिए रिकमेंडेशन दिए, जो हमारी जिलानी कमेटी है जिन्होंने इंटरनल कंट्रोल के लिए रिकमेंडेशन दिए हैं, जो रिकमेंडेशन हमारी इन कमेटी ने दिए हैं वो हमारे बैंक ने इंप्लीमेंट किए या फिर नहीं किए, क्या बैंक ने उनके साथ कंप्लाई किया या फिर नहीं किया, वो उसका रिपोर्ट हम बना के देंगे कि हां भाई बैंक ने कंप्लाई कर लिया, नहीं भाई बैंक ने कंप्लाई नहीं किया, ये रिपोर्ट हम बना के देंगे हमारी ऑडिट रिपोर्ट के साथ। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं एंगेजमेंट टीम डिस्कशंस की। भाई बैंक के जो हमारी ऑडिट टीम है वो आपस में भी डिस्कशंस करेगी ना, वो पता लगाएगी जितने भी लोग काम कर रहे हैं उस बैंक ऑडिट पे, उसको हम बोलते हैं एंगेजमेंट टीम। अब ये एंगेजमेंट टीम डिस्कशन करेगी बैंक के अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, बैंक के एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, बैंक के इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, वही सारी चीजें जो हमने ऐसे 315 में पढ़ी है। हम ये चेक करेंगे कि क्या भाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के कितने ज्यादा चांसेस है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को एसेस करेंगे। ये सारे डिस्कशन जो भी हम कर रहे हैं इसको हमें डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इसमें हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे, किन किन बारे में हम डिस्कशन करने वाले, ये हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज हम किस बारे में डिस्कशन करेंगे कि भाई पिछले साल मुझे क्या एरर्स मिले थे, पिछले साल मुझे क्या एरर्स मिले थे और अगले साल मुझे क्या एरर्स मिलने वाले हैं, फ्यूचर में मुझे क्या एरर्स मिलने वाले हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, जो पिछले साल एरर्स मिले थे क्या मैं अभी उसके लिए कुछ कर सकता हूं? नहीं सर। लेकिन जो अगले साल एरर्स हो सकते हैं क्या मैं उसके लिए भी कर सकता हूं? बिल्कुल सर। क्या मैं कर सकता हूं उसके लिए? प्रिवेंट कर सकता हूं, उनको होने से रोक सकता हूं, या फिर हो गए तो डिटेक्ट एंड करेक्ट कर सकता हूं। प्रिवेंट कैसे कर सकता हूं सर? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करके। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करो, आप प्रिवेंट कर लोगे अपने एरर्स को। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब क्या? अलर्ट रहो, अलर्ट रहो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए जिसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स के बारे में हो सकती है, हमें पता चल सकता है कोई भी इंफॉर्मेशन के बारे में जिससे मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, उसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। डिटेक्ट एंड करेक्ट कैसे करेंगे? अगर कोई एरर हो गया जो फ्यूचर में होने वाला था तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा क्या मेथड था जिससे आपने फ्रॉड किया है, बैंक के पर्सनल ने, बैंक के एम्प्लॉइज ने किस मेथड से फ्रॉड किया है, एंड करेक्ट करने के लिए मैं क्या ऑडिट रिस्पॉन्सेज दे सकता हूं, मैं कैसे उसको रिस्पॉन्ड कर सकता हूं। ये हमारे 6 डिस्कशन है, 6 मैटर्स है जिस पे हमें डिस्कशन करना पड़ता है। क्या क्या मैटर्स है सर? एरर्स जिसको आइडेंटिफाई किया गया था प्रायर ईयर में, एरर्स जो हो सकते हैं मोर लाइकली टू अकर है, मतलब आने वाले फ्यूचर में हो सकते हैं, उसको हमें प्रिवेंट करने के लिए मेंटेन करना पड़ेगा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट आवर एंगेजमेंट। हमें अलर्ट रहना पड़ेगा उन इंफॉर्मेशन या फिर अदर कंडीशन के लिए जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स बताती है जो हो सकते हैं। नेक्स्ट मेथड, किस मेथड से हमारा फ्रॉड जो है वो परपेट्रेटेड था बाय बैंक पर्सनल। परपेट्रेटेड मतलब क्या? कैसे किया गया था हमारा फ्रॉड बाय बैंक पर्सनल, बैंक के लोगों ने कैसे फ्रॉड किया, कौन से मेथड लगा के फ्रॉड किया, एंड लास्ट में क्या रिस्पॉन्सेज हम दे सकते हैं एंगेजमेंट के रिस्क के लिए, एंड अगर कोई स्पेसिफिक रिस्क आ रहा हो तो उसके लिए हम क्या रिस्पॉन्सेज दे सकते हैं। ठीक है, यस सर, ये हमारा डिस्कशन होगा। अब सर ये डिस्कशन क्यों करते हैं सर? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस डिस्कशन? हमें ये डिस्कशन करके मिलता क्या है सर? हमें ये डिस्कशन करके हम ये चाहते हैं कि कोई भी अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने वाला हो तो मैं उसको स्पेसिफिक एम्फेसिस दूं, स्पेसिफिक ध्यान दूं उस मटेरियल मिसस्टेटमेंट पे। उस मटेरियल मिसस्टेटमेंट को स्पेसिफिक ध्यान देने के लिए या तो मैं अपने लोगों को लगाऊंगा, अगर मेरे पास एक्सपीरियंस टीम मेंबर होंगे तो मैं उसको डेलीगेट करूंगा, उनको काम डेलीगेट करूंगा कि यहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस है, तुम यहां पे काम करो। भाई मैं किसी हल्के आदमी को नहीं दे सकता, और अगर मेरे पास खुद के पास ऐसे कोई एक्सपीरियंस टीम मेंबर नहीं है तो मैं बाहर से लेके आऊंगा, तो मैं स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व करने की कोशिश करूंगा उन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। ये मेरे एडवांटेजेस है डिस्कशन के। क्या है सर? स्पेसिफिक एम्फेसिस हम प्रोवाइड कर सकते हैं बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स ड्यू टू फ्रॉड से बचाने के लिए, ससेप्टेबिलिटी चेक करने के लिए। ससेप्टेबिलिटी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ससेप्टेबिलिटी का मतलब होता है सेंसिटिविटी, कि बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के कितने चांसेस है, उसको हम बोलते हैं ससेप्टेबिलिटी। दूसरा, ये हमें इनेबल करता है, एंगेजमेंट पार्टनर को इनेबल करता है कि वो अपना काम डेलीगेट करे एक्सपीरियंस एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को। एंड तीसरी चीज, एंगेजमेंट पार्टनर चाहे तो रिव्यू कर सकता है कि हमें क्या इन्वॉल्व करने की जरूरत है स्पेशलिस्ट को, ताकि हम एड्रेस कर सके इश्यूज रिलेटिंग टू फ्रॉड। ये 3 हमारा एडवांटेजेस है डिस्कशन का एंगेजमेंट टीम का विद बैंक ऑडिट। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंक ऑडिट के अप्रोच की बात करते हैं। अप्रोच में सर हम चले गए बैंक ऑडिट करने, हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी। ऐसे 300 याद आ रहा होगा कि हमें सबसे पहले ऑडिट प्लान बनाना पड़ेगा। अब ये ऑडिट प्लान हम किसके बेसिस पे बनाएंगे सर? हम ऑडिट प्लान बनाएंगे हमारे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बेसिस पे। ओके, ये मैंने लिखा था यहाँ पे शायद मैंने वो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स भी है, सॉरी मैं भूल गया था, यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स भी है। वही चीज स्पेसिफिक एम्फेसिस करेंगे, डेलीगेट करेंगे, अगर हमारे पास टीम है, अगर नहीं है तो इन्वॉल्व कर लेंगे स्पेशलिस्ट को। ठीक है, यस सर। अब हमें ऑडिट प्लान बनाना है, किसके बेसिस पे बनाएंगे सर? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बेसिस पे ऑडिट प्लान बनाएंगे।
सर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बेसिस पे कैसे बनाएंगे? तो हमने रिस्क असेस करने के लिए हम क्या करते हैं सर, हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। तो वही सेम चीज, सबसे पहले हम नेचर ऑफ ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि बैंक का ऑपरेशन कैसा है, फिर अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे मैं ये पता लगूंगा करूंगा यहां पे क्या इनहेरेंट रिस्क है एंड क्या कंट्रोल रिस्क है। इनहेरेंट रिस्क मतलब क्या, तुम्हारे एडवर्स फीचर्स क्या है, तुम्हारे खुद के क्या फीचर्स है जो एडवर्स है, नेगेटिव है। एंड कंट्रोल रिस्क मतलब क्या, क्या तुम कंट्रोल से कंप्लाई करते हो या फिर नहीं करते हो, तुम्हारा लेवल ऑफ कंप्लायंस कितना है। और ये दोनों चीज चेक करके मुझे ऑडिट रिस्क के बारे में पता चल जाएगा। ये मेरे 4 पॉइंट्स है जो मुझे प्लान बनाते टाइम ध्यान में देने हैं। क्या 4 पॉइंट्स है सर? सबसे पहला पॉइंट है मेरा द नेचर एंड लेवल ऑफ ऑपरेशंस क्या है, क्या मेरा नेचर ऑफ एडवर्स फीचर्स है, क्या लेवल ऑफ कंप्लायंस है मेरा बेस्ड ऑन प्रीवियस रिपोर्ट्स में क्या चेक करता हूं, मतलब प्रीवियस रिपोर्ट्स के बेसिस में पता लगा सकता हूं ना कि ये बैंक कितना लेवल ऑफ कंप्लायंस रखता है। एंड लास्ट में क्या ऑडिट रिस्क है मेरा इंटरनल कंट्रोल के लिए। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट आते हैं हम कंट्रोल इन्वायरमेंट। अब हम समझ रहे हैं बैंक का कंट्रोल इन्वायरमेंट। मैंने आपको बताया हुआ है दैट सेट द टोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की टोन सेट करता है। ये मैनेजमेंट TCWG पे डिपेंडेंट होता है। सारी चीजें हमने रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल में पढ़ रखी है। तो अब हम यहां पे चेक करने वाले हैं, अब हम यहां पे बेसिकली इवैल्यूएट करने वाले हैं, चेक करने वाले, समझने वाले हैं इंटरनल कंट्रोल इन्वायरमेंट ऑफ द बैंक को। इसके लिए मुझे कुछ कॉमन क्वेश्चंस या फिर कुछ कॉमन स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं जो हमें अपने दिमाग में रखने पड़ते हैं कंट्रोल एक्टिविटीज परफॉर्म करते टाइम। अब क्या क्वेश्चंस है जो मुझे पूछने हैं, यहां पे मैंने नेचर ऑफ क्वेश्चंस लिख दिया, यहां पे मुझे क्या क्वेश्चंस पूछने हैं वो मैंने लिख दिया। जैसे सबसे पहले मुझे पूछना है कौन परफॉर्म करता है तुम्हारा कंट्रोल, क्या जो पर्सन परफॉर्म करता है उसके पास एडिक्वेट नॉलेज एंड अथॉरिटी है भी कि नहीं है। पहला कौन, दूसरा क्या एविडेंस अवेलेबल है ये बताने के लिए कि कंट्रोल परफॉर्म हुआ था, कैसे मैं मान लूं कंट्रोल परफॉर्म हुआ था। दूसरी चीज, तीसरी चीज है हमारे पास कब एंड किस फ्रीक्वेंसी के साथ आप कंट्रोल परफॉर्म करते हो, क्या ये फ्रीक्वेंसी इनफ है प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट करने के लिए रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को। चौथा है कहां है आपका एविडेंस कि हमारा कंट्रोल जो परफॉर्म हुआ था उसके एविडेंस आप कहां पे रिटेन करते हो, कहां पे रखते हो आप वो एविडेंस, कब तक आप वो एविडेंस रखते हो, क्या एविडेंस हमारे लिए अवेलेबल है, ऑडिट करने के लिए अवेलेबल है, क्यों ये कंट्रोल परफॉर्म किया जाता है, क्या टाइप ऑफ एरर्स और प्रिवेंट और डिटेक्ट किए जाते हैं इस कंट्रोल के द्वारा, मतलब क्यों करते हैं भाई हम ये कंट्रोल। एंड लास्ट में कैसे कंट्रोल परफॉर्म होता है, क्या कंट्रोल एक्टिविटीज है, क्या इस एक्टिविटी को बाईपास किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है, अगर बाईपास किया है किसी ने तो क्या हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम डेविएशंस को रिजॉल्व करते हैं, एंड क्या टाइम फ्रेम है हमारे डेविएशंस को रिजॉल्व करने का। ऐसे आप लाइन वाइज याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे सर? कौन क्या कब कहां क्यों कैसे, कौन क्या कब कहां क्यों कैसे, कौन गया कब, कौन गया सब कहां क्यों कैसे, कौन गया सब कहां क्यों कैसे। ऐसे करके आप याद रखेंगे तो ऐसे आपको लाइन वाइज याद हो जाएंगे, और तो लाइन वाइज आपको ये भी याद आ जाएगा। अगर लाइन वाइज भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट आपको 6 क्वेश्चन याद होने चाहिए कि हाँ भाई 6 क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको बस सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, कि हमारा बैंकिंग के जो फॉर्म बनते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं वो फॉर्म ए में बनते हैं। सर कौन सा फॉर्म है? जो फॉर्म हमारे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में दिया है। आपके बैंक को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, हमारे इंडिपेंडेंस के 2 साल बाद। तो वो आप ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरा, वो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है इसमें 3rd शेड्यूल है जहां पे आपका फॉर्म ए दिया गया है। इस फॉर्म ए के बेसिस पे मैं बैलेंस शीट बनाता हूं एंड फॉर्म बी के बेसिस पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूं। ठीक है, यस सर। अब ये जो हमारा बैंक ऑडिट हम पढ़ रहे हैं, इस बैंक का ऑडिट कौन कर सकता है सर? एम आई एलिजिबल टू बी अ बैंक ऑडिटर? तो सर इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो भी हमारी एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, डिस्क्वालिफिकेशन है, वो सेम एज अ कंपनी ऑडिटर है। जो कंपनी का ऑडिट कर सकता है वो बैंक का ऑडिट कर सकता है एज पर दिस हमारा ये जो भी हम पढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, और भी एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए आरबीआई ने, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। बट अभी के लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो भी हमारे कंपनी का ऑडिटर है, जो एलिजिबल है, जो क्वालिफाइड है, जो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, वो हमारे बैंक का भी ऑडिटर बन सकता है। ठीक है, यस सर। अब बात करते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर की, कि सर ऑडिटर को रेम्यूनरेशन कितना मिलेगा सर, फीस कितनी मिलेगी, इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं सर, इतनी सारी रिपोर्ट्स बना रहे हैं, फीस कैसे मिलेगी सर, कौन देगा हमें फीस? तो जो बैंकिंग कंपनी है, मतलब जो बैंक एज ए कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है, उसकी फीस तो हमारे फिक्स्ड है कंपनीज एक्ट में बताई गई है कितनी फीस देनी है। जो हमारा ऑडिटर है नेशनलाइज्ड बैंक का, भी नेशनलाइज्ड बैंक क्या होते हैं उसको आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है, पर आप इतना ध्यान दीजिए बस कि जो नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं एंड जो हमारा एसबीआई होता है, इसकी फीस आरबीआई डिसाइड करता है। विथ सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके आरबीआई डिसाइड करता है कि जो भी नेशनलाइज्ड बैंक है और जितने भी हमारे एसबीआई है, इन सब के ऑडिटर्स की फीस क्या हो।
होगी। बाकी हमारा जो बैंकिंग कंपनी उसमें ऑलरेडी कंपनीज एक्ट में दिया गया है फीस के बारे में। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं सर अपॉइंट कौन करेगा, रेम्यूनरेशन तो ठीक है सर, हमें अपॉइंट कौन करने वाला है, तो बैंकिंग कंपनी के केस में तो एजीएम होता है ना सर, कंपनी का तो एजीएम होता है, तो यहां पे हम एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे बैंक को। दूसरा हमारे नेशनलाइज्ड बैंक में बैंक खुद अपॉइंट करेगा, बीओडी खुद अपॉइंट करेगा, वहां पे हमारे मेंबर्स नहीं होते, वहां पे बीओडी खुद अपॉइंट कर देगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बैंकिंग कंपनी के केस में एंड नेशनलाइज्ड बैंक के केस में, इन दोनों के केस में हमारा अप्रूवल ऑफ आरबीआई जरूरी है। उस ऑडिटर को अपॉइंट करने से पहले आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा कि आरबीआई मैं इस ऑडिटर को अपॉइंट कर रहा हूं, मैं कर लूं क्या, ऐसे करके आप आरबीआई से पूछोगे तो आरबीआई बोलेगा हाँ आप कर लो, फिर आप ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है, यस सर, ये तो हमारी बैंकिंग और नेशनलाइज्ड बैंक की बात हो गई। आरआरबी भाई रीजनल रूरल बैंक है, इतने दूर के गांव गृहस्थी वाले बैंक से तो इतना दूर कौन जाएगा, तो हमने बोला बैंक भाई तुम ही कर लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस एक बार सीजी को बता देना, अप्रूवल ले लेना सीजी का, बता मत देना, पहले अप्रूवल ले लेना सीजी का, फिर तुम ऑडिटर को अपॉइंट कर देना। ठीक है, यस सर। अब हम बात करते हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट की कि सर हम लोग देने वाले हैं, हमारी जो मेन ऑडिटर्स रिपोर्ट है वो देने वाले हैं। तो अगर हम ऑडिटर है नेशनलाइज्ड बैंक के तो हमें रिपोर्ट करना पड़ता है सीजी को। किसको रिपोर्ट करना पड़ता है सर, सीजी को रिपोर्ट करना पड़ता है। ध्यान दीजिए एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स है, लेकिन ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी पॉइंट्स आपके रेलेवेंट है ना, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे पॉइंट्स मैंने इसमें इंक्लूड किए। सिर्फ 10 पेज में आपका पूरा बैंक ऑडिट मैंने खत्म किया है। इतनी ही इजी तरीके से हम सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। क्या बोल रहे हैं सर, नेशनलाइज्ड बैंक के केस में ऑडिटर रिपोर्ट करता है सीजी को, जिसमें उसको कुछ चीजें बतानी है, सिंपल सी चीजें हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती है, हमें सारे एक्सप्लेनेशन और इंफॉर्मेशन मिल गए हैं एंड वो सेटिस्फैक्टरी है। दूसरा, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होता है सर, ट्रांजैक्शंस, तो बैंक ने जो भी ट्रांजैक्शंस किए हैं वो उसके पावर्स के अंदर थे, उसने पावर्स के आगे जाके अगेंस्ट जाके कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है। जो भी रिटर्न्स हमें मिले हैं कि नहीं मिले हैं ब्रांचेस से, मतलब बैंक को ब्रांचेस से रिटर्न होता है, ब्रांचेस के ट्रांजैक्शंस के बारे में बैंक को कैसे पता चलेगा, ब्रांचेस मंथली क्वार्टरली जैसा भी उन्होंने फिक्स किया हो अपने रिटर्न्स भेजते हैं। रिटर्न्स मतलब क्या है, जिसमें वो अपने ट्रांजैक्शंस बताते हैं कि भाई हमारे ब्रांच पे इतना ट्रांजैक्शन हुआ, हमारे ब्रांच पे ये ट्रांजैक्शन हुआ, वैसे वो रिटर्न्स भेजते हैं। तो हम ये देखेंगे कि वो रिटर्न्स क्या अच्छे से गए थे या फिर नहीं गए थे, क्या वो हमारे ऑडिट के लिए एडिक्वेट है या फिर नहीं है। एंड लास्ट में अगर कोई भी और मैटर मुझे लगता है कि भाई सीजी को पता होना चाहिए, सीजी के नोटिस में आना चाहिए, वो मैटर मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख दूंगा। ध्यान रखना ये नेशनलाइज्ड बैंक की बात हो रही है और वो भी हम ये रिपोर्ट किसको देते हैं, सीजी को देते हैं। ठीक है, यस सर। अब जो रिपोर्ट है हमारे ऑडिटर्स ऑफ एसबीआई की, जो हम अगर एसबीआई के ऑडिटर्स है तो उसको भी हम सीजी को ही देंगे। नेशनलाइज्ड बैंक की रिपोर्ट भी सीजी को जाएगी, एसबीआई के ऑडिटर्स की रिपोर्ट भी सीजी को ही जाएगी, और दोनों ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होती है। दोनों ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होती है, आइडेंटिकल मतलब दोनों ऑलमोस्ट सेम होती है, दोनों में सेम ही रिपोर्टिंग करते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ऑलमोस्ट में क्या चेंजेस है वो हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यस सर। हम बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट। फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट कुछ नहीं है, इसमें बस इतना ध्यान रखना कि सपोज हमारी पूरी बैंक है, उसके हजार ब्रांचेस है। अब 1000 ब्रांचेस में से 100 ब्रांचेस है जो ऑडिट नहीं कर पाया, हम ऑडिटर नहीं रख पाए, हम ऑडिट नहीं करवा पाए, या फिर ऑडिटर कोई मिला नहीं हमें, कुछ भी ऐसी चीज है, बट वो अनऑडिटेड ब्रांचेस है। क्या ब्रांचेस है सर, कौन सी ब्रांचेस है, अनऑडिटेड ब्रांचेस है, जिसको हम ऑडिट नहीं कर पाए, नहीं करवा पाए, कोई और भी ऑडिट नहीं कर पाया। अगर ऐसी अनऑडिटेड ब्रांचेस है तो हमें अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि देखो 1000 ब्रांचेस है, इसमें से 100 ब्रांचेस है जो अनऑडिटेड है। हमने उनका नंबर बता दिया कि इतनी ब्रांचेस अनऑडिटेड है। सिर्फ नंबर बताने से नहीं चलेगा, आपको यह भी बताना पड़ेगा कि जितनी टोटल अनऑडिटेड ब्रांचेस है उसके पास कितने परसेंटेज ऑफ एडवांसेस है, कितने परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स है, कितने परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इनकम है, एंड कितना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस है ऑफ द टोटल अमाउंट। कि भाई टोटल अगर सपोज बैंक के पास 1000 करोड़ के एडवांसेस हैं तो हमारे जो अनऑडिटेड ब्रांचेस है उसके पास कितने करोड़ के एडवांसेस है, परसेंटेज निकाल के बताना पड़ेगा। 4 चीजों का ध्यान रखना, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, ये 4 चीजें हैं। एसेट में एडवांसेस है, लायबिलिटीज में डिपॉजिट्स है, इनकम में इंटरेस्ट इनकम है, और एक्सपेंस में इंटरेस्ट एक्सपेंस है। इन सबको क्वांटिफाई करके बताना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता तो चले कि आपने कितनी बड़ी ब्रांचेस का ऑडिट नहीं करवाया है, कितनी बड़ी ब्रांचेस को ऑडिट नहीं किया है। ये हमें इसलिए नंबर से थोड़ी पता चलेगा कि वो ब्रांच कितनी बड़ी है, हमें तो उससे पता चलेगा ना कितनी एसेट्स है, कितने लायबिलिटीज है, कितने इनकम है, कितने एक्सपेंस है। समझे? यस सर। तो ये बोल रहे हैं कि हमें नंबर तो बताना ही है और क्वांटिफिकेशन भी देना इन सारे एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस का। और इस पे कारो तो एप्लीकेबल नहीं होता है ना सर। कारो की एप्लीकेबिलिटी में हमने पढ़ा था, 1 पर्सन ने इंश्योरेंस परचेज किया बैंक से फॉर ए स्मॉल आईफोन 8, तो वहां पे बैंक आ गया, तो बैंक पे भी कारो एप्लीकेबल नहीं है। ये मैंने क्या लाइन बोली सर, ये लाइन हमारी पूरी एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो को बताती है। आपने कारो अगर हमारा रिवीजन वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे हमने बढ़िया से आपके क्या बोलते हैं स्टोरी बना के बहुत सारे मेमोरी टेक्निक्स आपको समझाए हैं। ठीक है, यस सर।
चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट की। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट हमारा एक ऑडिट रिपोर्ट तो हमने दे दी, मेन ऑडिट रिपोर्ट दे दी, अब हमें एक लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट भी देनी पड़ती है। ये कौन बोलता है सर इसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे? ऑडिट रिपोर्ट में हमने इतनी सारी चीजें इंक्लूड कर ली, अब लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे सर? ये लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट पे जो भी मैटर्स इंक्लूड करने हैं उसने वो आरबीआई ने हमें बताए हुए। हम ये लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट कब सबमिट करेंगे सर? 30th जून ऑफ एवरी ईयर। 30th जून तक हमें सबमिट करनी है, बात ध्यान रखना, एक ही डेट है जो आपके पूरे बैंक ऑडिट में आ रही है, 30th जून तक आपको सबमिट करनी है एवरी ईयर। अब रिपोर्टिंग करते हैं आरबीआई को। आरबीआई को क्या रिपोर्टिंग करनी है सर? आरबीआई ने एक सर्कुलर लगाया था, सर्कुलर निकाला था अबाउट इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशंस, कि भाई जो रिकमेंडेशंस है उनको आपको इंप्लीमेंट करना है। किसके रिकमेंडेशंस है सर? कमिटी ऑन लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बैंक फ्रॉड्स। बैंक फ्रॉड्स के लीगल एस्पेक्ट्स को जानने के लिए उन्होंने कमेटी बैठाई थी, उसके कुछ रिकमेंडेशंस थे, उसका इंप्लीमेंटेशन करना था, ऐसा आरबीआई ने सर्कुलर निकाला था। अब ये जो सर्कुलर है ये किस पे एप्लीकेबल था सर? सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स पे। सर कमर्शियल बैंक्स तो हमें पता है, ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स क्या होता है? तो आरबीआई की बेसिकली एक शेड्यूल है, शेड्यूल मतलब एक लिस्ट है, उस लिस्ट में जितने भी बैंक्स थे उसको हम बोलते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। तो ये बोल रहे हैं कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा, लेकिन आरआरबीज पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ध्यान देना, एमसीक्यू है हमारा कि फ्रॉड वाला जो लीगल एस्पेक्ट्स है वो सर्कुलर है वो हमारे आरआरबी पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ये बोलता है, ये बताता है कि भाई हमारे क्या होगी लायबिलिटी ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग प्रोफेशन। इसमें बोला गया, इस सर्कुलर में बोला गया है कि अगर मैं हूं अकाउंटिंग प्रोफेशनल, मैं हूं ऑडिट करने आया आपके बैंक का, तो मैं अगर अकाउंटिंग प्रोफेशनल हूं, मुझे अगर अपने इंटरनल ऑडिट में या फिर एक्सटर्नल ऑडिट में किसी में भी अगर मुझे पता चलता है कि यहां पे फ्रॉड होने के चांसेस है, एनीथिंग इज ससेप्टेबल टू फ्रॉड, फ्रॉड हुआ हो नहीं हुआ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे लग रहा है यहां फ्रॉड होगा, ससेप्टेबल टू फ्रॉड है, फ्रॉड की खुशबू आ रही है, तो मुझे इस मैटर को रेगुलेटर को बताना पड़ेगा। अगर मैंने नहीं बताया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो मुझे इस मैटर को बताना पड़ेगा। अगर मैंने डेलिबरेटली जानबूझ के अगर मैंने नहीं बताया तो फिर मैं लायबल फॉर एक्शन माना जाऊंगा, तो फिर मुझ पे एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, यस सर। इसमें एक और ऐसे इन्होंने कोड कर दिया, ऐसे 250 है हमारा, आपके इंटर में एप्लीकेबल नहीं है, फाइनल के लिए एप्लीकेबल है। वो बोलता है हमारे कंसिडरेशन फॉर लॉ, मतलब लॉस एंड रेगुलेशंस हमें कंसीडर करने पड़ते हैं। अब आपको ध्यान आ रहा होगा यार सर हमने अभी प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ा था, आपने करवाया हमें प्रोफेशनल एथिक्स, उसमें हमने पढ़ा था कॉन्फिडेंशियलिटी करके, कि कॉन्फिडेंशियलिटी आपको कॉन्फिडेंशियल रखना होता है, आपको किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी अपने क्लाइंट की। तो यहां पे तो हम मैटर रेगुलेटर को बता देंगे, रेगुलेटर तो पूरी दुनिया को बता देगा, तो सर ये कॉन्फिडेंशियलिटी तो रही नहीं। तो इसलिए यहां पे ये लोग बोल रहे हैं, ऐसे 250 ये बोलता है कि आपकी ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इज ओवर रिडन बाय स्टैट्यूट, लॉ और कोर्ट्स। मतलब आपकी ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी आपके स्टैट्यूट, लॉ, कोर्ट और लॉ से ऊपर है, सॉरी नीचे, मतलब बेसिकली आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी ये है और आपके स्टैट्यूट, लॉ, कोर्ट्स ये है। अगर वो बोल रहे हैं कि आपको इंफॉर्मेशन देनी है तो आपको देनी ही है, कॉन्फिडेंशियलिटी गई बाहर में। ठीक है, यस सर, ये आपके पॉइंट्स है रिपोर्टिंग टू आरबीआई में। नेक्स्ट ये बोल रहा है सर ऑडिट कैसे कंडक्ट करेंगे, हमारे क्या इनिशियल कंसिडरेशंस है एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। सबसे पहली चीज, अगर हम स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स बनने जा रहे हैं तो बिफोर अपॉइंटिंग आवरसेल्व्स एज अ स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर, बैंक को हमसे एक डिक्लेरेशन ऑफ इनडेटेडनेस लेना पड़ेगा। इनडेटेडनेस मतलब क्या? क्या मेरा कोई उधार, मतलब बैंक ने मुझे कोई उधार दिया है क्या मेरा कोई ऐसे बोरोइंग है क्या बैंक के पास से? ये डिक्लेरेशन मुझे बैंक को देना पड़ेगा, फिर बैंक को मुझसे लेना पड़ेगा बिफोर अपॉइंटिंग एज स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर। दूसरा, अगर मैं बैंक का कोई इंटरनल असाइनमेंट ऑलरेडी कर रहा हूं, अगर बैंक का मैं इंटरनली कुछ और कर रहा हूं, सपोज मैं कॉन्करेंट ऑडिट कर रहा हूं। कॉन्करेंट ऑडिट का मतलब क्या होता है? साथ साथ जो ऑडिट होता है। अब जैसे सपोज बैंक ने अभी 15 दिन में जो ट्रांजैक्शन किया, मैंने साथ ही में वो ट्रांजैक्शन चेक कर लिया। कॉन्करेंट ऑडिट एक अलग फील्ड होती है, हमारी स्टैट्यूटरी ऑडिट है, ऐसे ही अलग से कॉन्करेंट ऑडिट होती है जिसमें साथ साथ में ऑडिट होता रहता है। तो अगर मैं वो कॉन्करेंट ऑडिट कर रहा हूं, अगर मैं कॉन्करेंट ऑडिटर हूं, तो फिर मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता उसी सेम साल के लिए, दूसरे साल के लिए बन सकता हूं, लेकिन उसी सेम साल के लिए, जिस सेम साल के लिए मैं कॉन्करेंट ऑडिटर हूं, उसी सेम साल के लिए मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट असाइनमेंट नहीं ले सकता हूं अगर मैं इंटरनल असाइनमेंट्स बैंक के साथ होल्ड कर रहा हूं, जिसमें एक एग्जांपल मैंने आपको कॉन्करेंट ऑडिट का दे दिया। फिर मुझे प्लानिंग करनी पड़ती है, ऐसे 300, ऐसे 210, ऐसे 220 में जो लिखा है वही सारी सेम चीजें आ जाएंगी। फिर मुझे कम्युनिकेशन करना पड़ता है प्रीवियस ऑडिटर के साथ कि सर अगर मुझे अभी अभी अपॉइंट किया है तो मैं पुराने ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट करूंगा, उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लूंगा, एनओसी लूंगा, उनसे पूछूंगा भाई आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मैं ऑडिटर बन रहा हूं बैंक का, तो वो मुझे जब एनओसी देगा तभी मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं, तभी मैं ऑडिटर बन सकता हूं इस बैंक का। समझे? अब सर ऐसा क्यों लेना पड़ता है? ताकि अगर कोई दिक्कत हो, कोई बैंक के साथ दिक्कत हो, इसलिए वो पुराना वाला ऑडिटर छोड़ के गया हो तो वो ऑडिटर हमें बता सके कि भाई देखो ये दिक्कत है,
इसलिए समझ लेना बता रहा हूं तुम्हें अभी भी, ठीक है। यस सर। फिर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट देखेंगे ऐसे 210 के अकॉर्डिंग, इनिशियल एंगेजमेंट देखेंगे ऐसे 510 के अकॉर्डिंग, असेसमेंट करेंगे एंगेजमेंट रिस्क का, एस्टैब्लिश करेंगे हमारी एंगेजमेंट टीम को, और लास्ट में अंडरस्टैंडिंग लेंगे अंडरस्टैंडिंग लेंगे बैंक की और उसके एनवायरमेंट की ऐसे 315 में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये जो इनिशियल जो मैंने अंदर वाली चीज आपको बताई ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। लेकिन एक चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना। हमें एज एन ऑडिटर बैंक के रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि सर हमारा बैंक रिस्क को कैसे मैनेज करता है। ये हम कैसे समझेंगे सर? रिस्क को मैनेज करने के लिए हम लगाते हैं इंटरनल कंट्रोल। तो यहां पे हमारे 3 कंपोनेंट आएंगे इंटरनल कंट्रोल के, जो हमने रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल वाले चैप्टर में डिस्कस किए। कौन कौन से 3 कंपोनेंट आएंगे सर? सबसे पहला कंपोनेंट है रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमारा थर्ड कंपोनेंट था, आपको याद आ रहा होगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन। वही हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम यहां पे आ जाएगा, बस एक वर्ड सामने जुड़ जाएगा, रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। दूसरा हमारा चौथा जो कंपोनेंट था कंट्रोल एक्टिविटीज वाला, वो कंपोनेंट यहां पे आ गया। और पांचवा जो कंपोनेंट था मॉनिटरिंग कंट्रोल वाला, उसी का नाम यहां पे चेंज करके मॉनिटरिंग एक्टिविटीज हो गया। और ये एक बार नहीं आ रहा, ये दूसरी बार भी आ रहा है कि हमें मॉनिटरिंग एक्टिविटीज भी करनी है और हमें रिस्क को भी मॉनिटर करना है। पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर रिस्क को मेजर करेंगे और फिर रिस्क को मॉनिटर करेंगे। और ये सारी चीजें करने के लिए, ये सारी चीजें हो रही है, सही से हो रही है कि नहीं हो रही है? रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात है यार। बैंक क्या बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करके बैठता है, वो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करता है, वो बहुत सारे रिस्क लेता है, तो ये सब काम सही से होना चाहिए। इसलिए हमारे जो ऊपर वाले बंदे हैं टीसीडब्ल्यूजी, वो ओवरसाइट रखते हैं हमारे पूरी रिस्क मैनेजमेंट की प्रोसेस पे कि सही से रिस्क को मैनेज किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। अगर रिस्क को मैनेज नहीं किया गया तो बैंक बंद हो जाएगी भाई, दिवालिया निकल जाएगा, लोगों का भरोसा उठ जाएगा बैंकिंग सेक्टर से, ठीक है। यस सर। तो क्या बोल रहे सर? अंडरस्टैंडिंग लेने में रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की सबसे पहला रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम होने चाहिए। हमारे जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मतलब हमारे जो टेलीसैप ईआरपी है, वो रिलायबल होना चाहिए, जो हमें एडिक्वेट फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एंड कंप्लायंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहे कंसिस्टेंट एंड टाइमली बेसिस पे। दूसरी चीज कंट्रोल एक्टिविटीज, हमें एप्रोप्रिएट कंट्रोल्स रखने हैं हमारे रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, हमारे रिस्क को हटाने के लिए हमें एप्रोप्रिएट कंट्रोल्स रखने हैं, इंक्लूडिंग सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें अलग अलग लोगों से अलग अलग काम करवाने हैं, सारे काम एक ही लोगों से, एक ही बंदे से नहीं करवाने हैं। तीसरी चीज बोल रहा है सर मॉनिटरिंग एक्टिविटीज। रिस्क मैनेजमेंट मॉडल्स को हमें रेगुलरली एसेस करना है, रेगुलरली अपडेट करना है। ऐसा नहीं कि भाई कोई नया रिस्क आ जाए मार्केट में और हमें पता ही ना चले, क्योंकि अब तो सारे बैंक जो होते हैं वो कंप्यूटर पे चलते हैं ना भाई। इतने स्पाईवेयर, इतने मालवेयर, इतने सारे ट्रोजन हॉर्स, ये सारी चीजें बैंक को क्या बोलते हैं हार्म करने के लिए रेडी रहते हैं। तो हमें कोई नया रिस्क आ जाए मार्केट में और पता ही ना चले, इसलिए हमें मॉनिटरिंग एक्टिविटीज करनी पड़ती है। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क करना पड़ता है। रिस्क जो हमारे बैंक को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकता है, हमारे बैंक के गोल्स को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकता है, उसको आइडेंटिफाई, मेजर एंड मॉनिटर करना पड़ता है। लास्ट में ये सारी चीजें कौन देखता है सर? ओवरसाइट करता है एंड इन्वॉल्वमेंट होता है हमारे कंट्रोल प्रोसेस में बाय टीसीडब्ल्यूजी। टीसीडब्ल्यूजी खुद इन्वॉल्व होता है, खुद ओवरसाइट करता है, वो अप्रूव करता है हमारे रिटर्न रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज को, वो पॉलिसीज पढ़ता है, उसको अप्रूव करता है। ये जो पॉलिसीज है ये बैंक के बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज के साथ कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं हमारे ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम का, कि सर ये जो मेरी प्लानिंग में बोल रहा था ना, तो ये जो प्लानिंग है ये पूरा ऑडिट प्लान मुझे समराइज करना पड़ेगा। कैसे समराइज करूंगा सर? ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम बना के, ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम में मैं पूरा ऑडिट प्लान मेरा समराइज करके लिख दूंगा। अब ये ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम में क्यों बनाऊंगा सर? ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि देखो देखो मैंने प्लानिंग बहुत अच्छे से करी थी, बहुत एप्रोप्रिएटली मैंने प्लानिंग करी थी, ये मैं एविडेंस उनको दिखा सकूं, पहली चीज। दूसरी चीज, उस प्लानिंग में, उस एंगेजमेंट में कोई सिग्निफिकेंट इश्यूज हो, कोई रिस्क आइडेंटिफाई हो तो उनको अच्छे से मैं एड्रेस कर सकूं। एंड तीसरी चीज, कैसे एड्रेस करूंगा सर? प्रोसीजर्स परफॉर्म करके। तो मैं वहां पे बताऊंगा कि मेरे क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या स्कोप है, क्या एक्सटेंट है प्रोसीजर्स का। यहां पे एनटीई नहीं आएगा, नेचर टाइम एंड एक्सटेंट नहीं आएगा, यहां पे स्कोप एंड एक्सटेंट आएगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, स्कोप एंड एक्सटेंट क्या है मेरे प्रोसीजर्स का जो मैं परफॉर्म करने वाला हूं। ये तीन चीज करने के लिए मुझे ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा, जिसमें मैं समराइज करूंगा मेरे ऑडिट प्लान को। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमें एसेस करना है रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग। हमें रिस्क ऑफ फ्रॉड को एसेस करना है। फ्रॉड का आपका है एसेट 240, जो आपके पहले हुआ करता था इंटर लेवल पे, लेकिन अब नहीं है। ये क्या बोल रहा है सर? एसेट 240 हमारा ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है फ्रॉड इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। ये बोलता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफाई एंड एसेस करना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को ड्यू टू फ्रॉड। हमें ऑब्टेन करना है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जो भी हमें मिसस्टेटमेंट्स मिले हैं, और
उस पर एप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करना है। हमारा सिर्फ इतना सा काम है, हमारा और कोई काम नहीं है। हमें बस प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना है भाई, अलर्ट रहो, एटीट्यूड सही रखो, क्वेश्चन करते रहो, ये सारी चीजें। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना है, रिकॉग्नाइज करना है कि हाँ भाई यहां पे हो सकता है मिस स्टेटमेंट हो जाए, फ्रॉड की वजह से मिस स्टेटमेंट हो सकती है, इसलिए मुझे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना पड़ेगा। एंड लास्ट में आरबीआई ने खुद गाइडलाइंस फ्रेम कर रखी है भाई, आरबीआई ने खुद गाइडलाइंस फ्रेम कर रखी है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एंड केवाईसी नॉर्म्स के लिए। सर ये केवाईसी क्या होता है? नो योर कस्टमर। जो आपसे बैंक्स फॉर्म फिल करवाते हैं ना कि आपका नाम बताओ, आपका एड्रेस बताओ, कहां के हो, कैसे हो, क्या है आपके पास, ये सारी चीजें क्या होता है? केवाईसी का पार्ट होती है, नो योर कस्टमर का पार्ट होती है। बैंक आपको जान रहा होता है, तो ये भी इसके लिए भी गाइडलाइंस बनाई आरबीआई ने कि आपको कस्टमर से क्या क्या चीजें पूछनी है। ठीक है, यस सर। एक आते हैं आपके बासल 3 फ्रेमवर्क। ये बासल क्या है सर? ये बासल हमारे बाहर वाला फ्रेमवर्क है। बासल फ्रेमवर्क, बासल नॉर्म्स है, इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस है, जो हमारी एक कमिटी ने इशू किए हैं, जिसका नाम है, ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, बासल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, बैंक को सुपर करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए, एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए ये कमिटी बनाई गई है। क्या नाम है सर इसका? बेसल कमिटी, बासल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। अब हमारे ऑडिटर को कुछ कुछ रिपोर्ट पे एक तो रिलाई करना पड़ता है एंड कुछ कुछ रिपोर्ट को रिव्यू करना पड़ता है। क्या बोला मैंने? अदर रिपोर्ट्स को उनको रिलाई करना पड़ता है और रिव्यू करना पड़ता है। ऑडिटर को हर एक नेगेटिव कमेंट, जितने भी हमारे एडवर्स कमेंट है एडवांसेस के, उनको अपने आप को पढ़ना पड़ेगा, उन कमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा, उनको चेक करना पड़ेगा ये कमेंट्स क्या बोल रहे हैं। तो हमें कौन कौन से रिपोर्ट्स को पढ़ना पड़ता है, ये यहां पे बात हो रही है। कौन कौन से रिपोर्ट्स को रिलाई करना पड़ता है, कौन कौन से रिपोर्ट्स को रिव्यू करना पड़ता है, और कैसे हम एडवर्स कमेंट्स के बारे में पता लगाते हैं हमारे एडवांसेस पे, कौन कौन से रिपोर्ट्स में होते हैं सारे एडवर्स कमेंट्स। तो ये बोल रहा है सर, एक तो होती है हमारी पिछले साल की रिपोर्ट, पिछले साल की प्रीवियस ईयर की ऑडिट रिपोर्ट हम लोग पढ़ लेंगे, रिव्यू कर लेंगे। और इस साल की, इस साल में भी आपके दो टाइप की रिपोर्ट है, एक है हमारी अंदर की रिपोर्ट, एक है हमारे बाहर की रिपोर्ट। एक है हमारे अंदर इंटरनल रिपोर्ट, एक है हमारी एक्सटर्नल रिपोर्ट। इंटरनल रिपोर्ट मतलब क्या? कोई इंटरनल हमने इंस्पेक्शन करवाया हो उसकी रिपोर्ट, हमारा जो इंटरनल ऑडिट है उसकी रिपोर्ट, हमारा मैनेजर का चार्ज हैंडिंग ओवर रिपोर्ट। चार्ज हैंडिंग ओवर मतलब क्या? ये मैनेजर छोड़ के आ रहा है, छोड़ के जा रहा है, दूसरा मैनेजर हम लेके आ रहे हैं, तो ये जो मैनेजर है अपना चार्ज हैंडओवर कर रहा है, दे रहा है, सौंप रहा है दूसरे मैनेजर को, तो उसके लिए भी रिपोर्ट बनाते हैं, वो भी हमें रिव्यू करनी है। हमारी इंटरनल रिपोर्ट होगी ना, हम ही बनाते हैं, या फिर कोई अदर इंटरनल रिपोर्ट जो हमने बनाई है वो रिव्यू करो। बाहर वाली रिपोर्ट मतलब क्या? आरबीआई की इंस्पेक्शन रिपोर्ट। आरबीआई ये है हमारे लिए पूरा एक्सटर्नल, तो आरबीआई की इंस्पेक्शन रिपोर्ट। और आरबीआई ने किस पे इंस्पेक्शन किया है सर? वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी किया है, आरबीआई ने इंस्पेक्ट किया है हमारी सिक्योरिटी को। ये हमारी 7 रिपोर्ट्स है जो हमें चेक करनी पड़ती है, रिव्यू करनी पड़ती है, रिलायंस करनी पड़ती है। पहले प्रीवियस ईयर ऑडिट रिपोर्ट, कोई लेटेस्ट इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट हो बैंक के ऑफिशियल्स की, कॉन्करेंट या फिर इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, और कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट भी देख लो, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट भी देख लो। मैनेजर्स का चार्ज हैंडिंग ओवर रिपोर्ट हो गया, अगर कोई इनकम्बेंट को हमने चेंज कर दिया, मतलब मैनेजर को हमने अगर चेंज कर दिया तो उसकी आती है चार्ज हैंडिंग ओवर रिपोर्ट। नेक्स्ट आता है कोई भी अदर इंटरनल रिपोर्ट जो स्पेशली रिलेटेड किसी पर्टिकुलर अकाउंट से है, तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं, उस पर भी रिलाई कर सकते हैं। आरबीआई की लेटेस्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, रिपोर्ट हमारी वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी वाली। ये सारे रिपोर्ट्स पे हमें रिलाई करना पड़ता है। यहां से हम नेगेटिव कमेंट्स देख सकते हैं हमारे एडवांसेस के लिए। एडवांसेस का नाम लिया और एडवांसेस का टॉपिक आ गया। क्या बोल रहे हैं सर? एडवांसेस का मतलब क्या होता है? जो भी लोन्स बैंक ने दिए हैं, आप जाते हो बैंक से लोन ले रहे हो, होम लोन दे दो, कार लोन दे दो, पर्सनल लोन दे दो, इसको हम एडवांसेस बोलते हैं। बैंक ने एडवांस दिया है, पैसे दिए हैं आपको। अब इसमें कुछ कुछ एडवांसेस को हम बड़े बड़े लार्ज एडवांसेस वाली कैटेगरी में डालते हैं। क्यों डालते हैं सर? क्योंकि इसमें हम ज्यादा चेकिंग करते हैं। तो ये जो लार्ज एडवांसेस है, इसको हम कब बोलेंगे? कौन सा हमारा लार्ज एडवांस होगा? अगर ईयर एंड पे, मैं पूरे साल की बात नहीं कर रहा, एज ऑन 31 मार्च, अगर उस एडवांसेस का बैलेंस मोर देन 10 करोड़ हो। क्या बोला मैंने? मोर देन 10 करोड़ हो, या फिर एक तो ये अमाउंट आ गया 10 करोड़, दूसरा अमाउंट है हमारा 10% ऑफ एग्रीगेट ईयर एंड एडवांसेस ऑफ ब्रांचेस। मतलब उस ब्रांच का हमारा ईयर एंड एडवांसेस, मतलब एज ऑन 31 मार्च के जितने भी एडवांसेस है उस पर्टिकुलर ब्रांच के, उसका 10% ले लो या फिर 10 करोड़ ले लो। इन दोनों में से जो भी कम होगा, उससे अगर ज्यादा है हमारा ये एडवांस, तो फिर हम इसको मानेंगे कि हाँ भाई ये तो है
हमारा लार्ज एडवांस। जैसे मैं आपको एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। सपोज हमारे एग्रीगेट ईयर एंड एडवांसेस है 90 करोड़ के, इसका 10% क्या है सर, इसका 10% 9 करोड़ और ये है हमारा 10 करोड़। इन दोनों में से लोअर कौन सा हुआ सर, ये वाला 9 करोड़ लोअर हुआ 10 करोड़ से। तो 9 करोड़ से ऊपर जितने भी ब्रांचेस होंगे, जितने भी एडवांसेस होंगे, वो हमारे लिए लार्ज एडवांसेस की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, यस सर। अब सर टाइप्स ऑफ एडवांसेस कौन से होते हैं? अगर नॉर्मली आपसे कोई भी पूछे टाइप्स ऑफ एडवांसेस क्या होते हैं, तो दो टाइप के एडवांसेस होते हैं। एक होता है हमारा फंडेड लोन्स और एक होता है नॉन फंडेड फैसिलिटीज। अब सर फंडेड लोन्स मतलब क्या होता है? जिसमें एक्चुअली में मैं पैसे देता हूं तुम्हें, कैश, गड्डी, नोट, हरी पत्तियां हाथ में रखता हूं, उसको मैं बोलता हूं फंडेड लोन्स। मतलब जहां पे एक्चुअल ट्रांसफर होता है फंड्स का फ्रॉम बैंक टू द बोरोवर। जैसे एग्जांपल के तौर पे बहुत सारे एग्जांपल है, टर्म लोन है, कैश क्रेडिट्स है, ओवरड्राफ्ट, डिमांड लोन, बिल्स डिस्काउंटेड इन परचेज, पार्टिसिपेशन ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस, इंटरेस्ट बियरिंग स्टाफ लोन, स्टाफ को कोई लोन दिया जिसमें इंटरेस्ट है, सारे मेरे फंडेड लोन्स है। नॉन फंडेड फैसिलिटीज मतलब क्या? जिसमें मैं पैसे नहीं देता तुमको, लेकिन फिर भी इसको मैं एडवांसेस बोल देता हूं, जिसमें हम कोई भी ट्रांसफर नहीं होता पैसों का। जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट दे दिया, मैंने कोई गारंटी दे दी तुम्हारे नाम पे कि हाँ भाई अगर ये पे नहीं करेगा तो मैं पे करूंगा। क्या मैंने अभी तक एक्चुअली में पे किया है? नहीं सर, मैंने एक्चुअली में पे नहीं किया, लेकिन मैंने गारंटी दे दी। तो ये नॉन फंडेड फैसिलिटी हो गई और एडवांसेस में आपके फंडेड अमाउंट्स ही आते हैं। ठीक है, यस सर। अब हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है? हमें बैलेंस शीट में क्या डिस्क्लोजर करना पड़ता है हमारी एडवांसेस के लिए? सबसे पहले ए में डालना पड़ता है हमें बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड को अलग से दिखाते हैं, कैश क्रेडिट्स, ओवरड्राफ्ट एंड लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड को अलग से दिखाते हैं, एंड टर्म लोन्स को अलग से दिखाते हैं। फिर बी कैटेगरी में हम सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट्स कितने हैं वो बताते हैं, कवर्ड बाय बैंक और गवर्नमेंट गारंटीज कितने हैं वो बताते हैं, एंड अनसिक्योर्ड कितने हैं वो बताते हैं। ये हमारा डिस्क्लोजर है जो हमें करना पड़ता है एडवांसेस के लिए। अब हम बात करते हैं हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस की, एडवांसेस को हम कैसे कैसे कौन कौन सी कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी आती है हमारी सेक्टर वाइज, कि अगर मुझे एडवांसेस को सेक्टर वाइज बांटना हो तो दो सेक्टर है आपके, एक प्रायोरिटी सेक्टर और एक नॉन प्रायोरिटी सेक्टर। सर ये प्रायोरिटी सेक्टर मतलब क्या? ऐसे कुछ कुछ सेक्टर्स है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हमारा छोटे छोटे जो बिजनेस उद्योग होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, तो इन हमारे सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट ने इनको प्रायोरिटी सेक्टर मार्क कर रखा है। वो बोलते हैं कि अगर तुम इतना ज्यादा 100% तुम्हारे एडवांसेस है तो उसमें से 20% इनको देना ही देना है, 25% इनको देना ही देना है, इनको इतना इंटरेस्ट रेट कम करके देना है। ये सारे आपके रेगुलेशन है जो आपके कोर्स में नहीं है, तो आपको समझने की जरूरत नहीं है, बट आपको इतना समझना है कि हाँ भाई ये प्रायोरिटी सेक्टर मतलब क्या? जिनको गवर्नमेंट प्रायोरिटी देना चाहती है तो उनको थोड़े रिलैक्सेशंस मिल जाते हैं। ये हो गया प्रायोरिटी सेक्टर। दूसरा होता है नॉन प्रायोरिटी सेक्टर, मतलब इसके अलावा जितने भी सेक्टर्स है वो हमारे नॉन प्रायोरिटी वाले होते हैं। दूसरा, हम सिक्योरिटी के बेसिस पे भी ऐसे एडवांसेस को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होते हैं सिक्योर्ड एडवांसेस, जिनके बेसिस पे इस बैंक को सिक्योरिटी मिली है, बैंक को कुछ चीज गिरवी मिली है, और दूसरा अनसिक्योर्ड, जिसके लिए बैंक को कुछ भी गिरवी नहीं मिला हो तो वो अनसिक्योर्ड होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रूडेंशियल नॉर्म्स। प्रूडेंशियल नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? एक होते हैं हमारे स्टैंडर्ड एसेट्स और एक होता है हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसको प्यार से हम बोलते हैं एनपीएस, जो हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं एनपीएस क्या होते हैं। फिर हमारी जो सिक्योरिटी होती है, मैंने बोला ना सिक्योर्ड एडवांसेस होते हैं, तो ये जो सिक्योरिटी होती है उसके भी नेचर दो टाइप के होते हैं। दो टाइप की हमारी सिक्योरिटी होती है, एक होती है प्राइमरी सिक्योरिटी, एक होती है हमारी कोलैटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी मतलब क्या? कि मैं बैंक से लोन लेने गया, बैंक ने बोला कि यार आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, मैंने बोला कि आप मेरा बंगला है ये गिरवी रख लो। अब बैंक ने बोला यार ये बंगला ना, मतलब पता नहीं यार इसकी अगर वैल्यू कम हो गई तो मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू गिर गई तो मैं क्या करूंगा। कोई शेयर्स मैंने पकड़ा दिए, सपोज शेयर्स का अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं कि मैंने शेयर्स पकड़ा दिए, लो ये कंपनी के शेयर्स ले लो। अब बैंक बोले यार ये शेयर्स गिर गए तो मैं क्या करूंगी, मेरे तो सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। तो मैंने बोला ठीक है, आप एज एन एडिशनल सिक्योरिटी मेरा बंगला रख लो। तो ये जो बंगला दिया वो मेरा कोलेटरल सिक्योरिटी हो गया, और जो मेरी मेन सिक्योरिटी है जिसके बेसिस पे बैंक ने मुझे लोन दिया है वो मेरी प्राइमरी सिक्योरिटी हो गई। ठीक है, तो प्राइमरी सिक्योरिटी का मतलब क्या? वो सिक्योरिटी जिसके ऊपर बैंक को बोरोवर को पैसा मिला है फ्रॉम द बैंक, और जिसके लिए अगेंस्ट बैंक ने क्रेडिट दिया है। ठीक है, ये सिक्योरिटी प्रिंसिपल सिक्योरिटी होती है एडवांस के लिए। कोलैटरल सिक्योरिटी एक एडिशनल सिक्योरिटी है। अब ये जो सिक्योरिटी होती है ये कोई भी फॉर्म की हो सकती है, टेंजिबल, इनटेंजिबल, मूवेबल और इमूवेबल, कोई भी फॉर्म की हमारी सिक्योरिटी हो सकती है। एंड मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, तो वो हम यहां पे बताएंगे आपको। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज में वही चार चीजें मैंने आपको बताई है, टेंजिबल, इनटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल। तो टेंजिबल में दो है हमारे पास, छूने वाले। टेंजिबल मतलब क्या? जिसको हम छू सकते हैं, जैसे गोल्ड हो गए, डेटस तो ठीक है वो इंसान होते हैं, लेकिन गोल्ड गुड्स को हम छू सकते हैं, गोल्ड को छू सकते हैं, तो ये दोनों टेंजिबल हमारे एग्जांपल हो गए। दूसरे इनटेंजिबल में क्या आता है जिसको हम छू नहीं सकते? गारंटी, किसी ने हमारे लिए गारंटी दी है, तो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ गारंटर हो गया, या फिर थर्ड पार्टी ने कोई गारंटी दी हो, या फिर एलआईपी मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमने एज ए सिक्योरिटी दे दी, तो वो भी इनटेंजिबल में आ गया। मूवेबल
मूवेबल हो सकता है। मूवेबल मतलब क्या, स्टॉक एक्सचेंज के हमारे शेयर्स, सिक्योरिटीज, उसको मूव कर सकते हैं। एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये हमारे 7 एग्जांपल है कॉमन टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी के जो बैंक एक्सेप्ट करता है। अब सर ये आपने ये क्या एरो एरो बना के समझाया है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम ये सिक्योरिटी किस मोड में क्रिएट कर सकते हैं, किस किस वे से, किस किस मेथड से, किस किस जरिए से हम सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं, बैंक सिक्योरिटी क्रिएट करता है। तो ये आपको कैसे याद रहेगा सर, आपको यही सारे जो पॉइंट्स है, इन्हीं सारे पॉइंट्स में से आपको मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी भी याद रहेगा। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो सिक्योरिटी क्रिएट होती है उसको हम बोलते हैं मोर्टगेज। क्या बोलते हैं सर, मूवेबल मोर्टगेज। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो सिक्योरिटी क्रिएट होती है उसको मोर्टगेज बोलते हैं। जो आपका गुड्स होता है, गुड्स में या तो आपने उसको दे दिया कि भाई ये तुम्हारे पास गुड्स रखो, जैसे मैं तुम्हें रिटर्न करूंगा, तुम्हारा लोन वापस करूंगा, तुम ये गुड्स मुझे वापस दे देना, इसको हम बोलते हैं प्लेज। या तो मेरे गुड्स मेरे पास ही है लेकिन मैंने बस ऐसे बोल दिया कि हाँ भाई ये गुड्स तुम्हारे हैं, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोथिकेशन। जहां पे मैंने गुड्स उनको डिलीवर नहीं करवाए हैं लेकिन वो गुड्स मेरे पास है, उसको हम बोलते हैं हाइपोथिकेशन। तो गुड्स में 2 टाइप की होती है, प्लेज और हाइपोथिकेशन। दूसरा है हमारे पास डेटर्स, हमारे जो ट्रेड रिसीवेबल है, हमने बोला भाई हमारा राइट नहीं है, तुम्हारा राइट है, तुम इनसे पैसे ले लो, तो उसको हम बोलते हैं असाइनमेंट। या फिर मैंने बोला देख तू मेरा डेटर है ना और तू ही मेरा क्रेडिटर भी है, तो मैं तुम दोनों को सेट ऑफ कर दूंगा, मैं तुझे पैसे दूंगा फिर तुझसे ही पैसे लूं एज अ क्रेडिटर। क्या मतलब है, हम दोनों को सेट ऑफ कर देते हैं ना, जितना नेट पैसा देना है लेना है उतना हम कर लेते हैं, तो ये सेट ऑफ हो जाता है। 2 चीजें हमारे डेटर में होती है, एक होता है असाइनमेंट, एक होता है सेट ऑफ। और ये सारी चीजें करने के लिए आपको चाहिए होता है लियन। क्या बनाना पड़ता है हमें, लियन। अब ये जो 6 आपकी मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटीज है ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे आपको नाम याद रखने हमारे मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटीज के। सबसे पहले मतलब आईसीआई का क्वेश्चन कैसा आएगा मैं आपको बता देता हूं। जनरली मैं आपको बताता हूं आईसीआई का क्वेश्चन पूछेगा, या तो वो बोल देगा कोई भी एक पर्टिकुलर हेडिंग उठा के बोल देगा इसको डिस्क्राइब करो, या फिर वो जो अंदर डिस्क्रिप्शन है ना उसमें से कोई एक पर्टिकुलर लाइन उठा के बोल देगा बताओ ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, बताओ ये कौन सा है, बताओ ये कौन सा मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी है। तो इसलिए आपको एक तो हेडिंग भी पता होनी चाहिए पांचों की पांचों, और आपको उसके अंदर का माल भी पता होना चाहिए, अंदर का टेक्स्ट भी पता होना चाहिए। ठीक है, यस सर। तो मोर्टगेज की बात करते हैं। मोर्टगेज 2 टाइप के होते हैं, मतलब बहुत सारे काइंड्स के होते हैं लेकिन 2 टाइप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक है रजिस्टर्ड मोर्टगेज, दूसरा है अनरजिस्टर्ड मोर्टगेज। बिल्कुल नहीं भाई, यही तो गलती है, यही बच्चे गलती करते हैं, यही बेवकूफी आप मत करके आ जाना। रजिस्टर्ड मोर्टगेज है एंड दूसरा है इक्विटेबल मोर्टगेज। सर रजिस्टर्ड मोर्टगेज मतलब क्या होता है, नाम से ही पता है कि इसमें हमें रजिस्टर करवाना पड़ता है, मोर्टगेज डीड के थ्रू हम रजिस्टर करवाते हैं, जो हमारा मोर्टगेजर साइन करता है ये रजिस्टर करता है प्रॉपर्टी मोर्टगेजी के पास एज ए सिक्योरिटी। दूसरा इक्विटेबल मोर्टगेज मतलब क्या, इसमें हम बस हमारा जो प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं ना उसको हम बस उसके पास रख के आ जाते हैं, उसमें हम साइन वाइन उसका नाम वाम नहीं लिखते, उस प्रॉपर्टी को उसके नाम नहीं करते, हम बस प्रॉपर्टी के पेपर उसके पास रख के आ जाते हैं, टाइटल डीड को उसके पास रख के आ जाते हैं विद एन इंटेंट टू क्रिएट सिक्योरिटी। दूसरा आता है हमारे पास प्लेज। प्लेज मैंने आपको बता दिया, इसमें हम बेलमेंट करते हैं, मतलब हमारे गुड्स की डिलीवरी करते हैं, बोरोवर डिलीवरी करवाता है हमारे लेंडिंग बैंक को ताकि उसपे वो सिक्योरिटी क्रिएट कर ले। लीगल ओनरशिप जो होती है गुड्स की वो हमारे प्लेजर की होती है, मतलब बोरोवर की ही होती है लीगल ओनरशिप, लेकिन लेंडिंग बैंक के पास कुछ गुड्स पे इंटरेस्ट आ जाता है, उसका खुद का इंटरेस्ट बन जाता है। प्लेज ऑफ गुड्स को एक स्पेसिफिक चार्ज बोला जाता है, फिक्स चार्ज बोला जाता है। क्यों फिक्स चार्ज बोला जाता है, क्योंकि मैंने जो गुड्स तुमको डिलीवर करवाए सिर्फ उसी गुड्स पे तुम्हारा चार्ज है, मेरे और जो बाकी गुड्स है उस पे तुम्हारा चार्ज नहीं है। लेकिन यही चीज हमारे हाइपोथिकेशन में नहीं होती है। हाइपोथिकेशन में क्या होता है कि मैंने तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे एसेट्स पे चार्ज बना लिया, अब तुम्हारे एसेट्स चेंज होते रहेंगे तो वो चार्ज भी चेंज होता रहेगा, जो एसेट्स तुम्हारे पास है अभी वही एसेट्स पे मेरा चार्ज है। तो ये क्या बोलता है, क्रिएशन ऑफ इक्विटेबल चार्ज होता है ये, जो हम फेवर में, जो हम लेंडिंग बैंक के फेवर में क्रिएट करते हैं हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करके। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, साइनिंग वाइनिंग करके, नोटरी स्टैंप लगा के, स्टैम्प पेपर पे लिख के, सारी चीजें। एग्जीक्यूशन का मतलब ये होता है। इसमें हम मूवेबल सिक्योरिटीज के लिए ही करते हैं हम ये हाइपोथिकेशन, याद रखना सिर्फ मूवेबल के लिए होता है, इमूवेबल के लिए नहीं होता है। इसमें भी हम ओनरशिप तो ट्रांसफर करते ही नहीं, जैसे इसमें भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती थी, लेकिन इसमें तो हम पोजेशन भी ट्रांसफर नहीं करते। इसमें तो हम पोजेशन ट्रांसफर कर देते थे लेकिन इसमें हम पोजेशन भी ट्रांसफर नहीं करते हैं। हाउएवर बोरोवर के पास फिजिकल पोजेशन होता है एज एन एजेंट ऑफ द बैंक, मतलब मेरे पास है तो सही फिजिकल पोजेशन लेकिन मैं एजेंट माना जाऊंगा बैंक का, मैं ओनर नहीं माना जाऊंगा, मतलब मैं ओनर भी माना जाऊंगा लेकिन मैं एज एन एजेंट होल्ड कर रहा हूं बैंक के, ऐसा मैं माना जाऊंगा। ठीक है, यस सर।
नेक्स्ट हम बात करते हैं असाइनमेंट की। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि मैं, अब जैसे डेटास होते हैं, मेरे डेटास है, अब डेटा से मुझे पैसा लेना है, मेरा राइट है कि मेरे डेटा से मैं उनसे पैसा लूंगा। अब ये जो राइट है मेरा, ये राइट मैं किसी और को ट्रांसफर कर रहा हूं, ये राइट मैं किसी और को असाइन कर रहा हूं कि मेरे प्रेजेंट में जितने भी डेट है, मेरे फ्यूचर में जितने भी डेट होने वाले हैं, राइट होने वाले हैं, प्रॉपर्टी होने वाली है जो एक पर्सन के बिलोंग करती है, वो मैंने किसी और पर्सन को असाइन कर दी। इसमें सिर्फ आपके एक्शनेबल क्लेम्स ही आते हैं। एक्शनेबल क्लेम्स मतलब क्या, जिसपे हमें एक्शन लेना पड़े, जैसे हमारे बुक डेट्स हो गए, डेटर्स हो गए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हो गई, वही बैंक्स एक्सेप्ट करते हैं अंडर द बेसिस ऑफ असाइनमेंट। और कोई हम क्लेम्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सिर्फ एक्शनेबल क्लेम्स ही एक्सेप्ट करते हैं। एमसीक्यू के बहुत सारे पॉइंट्स है जो इन छोटे छोटे लाइन से बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट ये बोल रहा है सर सेट ऑफ। सेट ऑफ मतलब क्या होता है भाई, एक क्रेडिटर जिसके पास आपका डेबिट बैलेंस है, जिससे आपको पैसे लेने भी हैं और जिसको आपको पैसे लेने भी हैं, देने भी हैं, सेम कैपेसिटी में, सेम डेटर है हमारा, क्या है सर, सेम बंदा है। ऐसा नहीं उसका भाई है, उसकी बहन है, एक बहन से पैसे लेने हैं, भाई को पैसे देने, ऐसा नहीं है। वही सेम इंसान से मुझे पैसे लेने भी है, वही सेम इंसान को मुझे पैसे देने भी है। तो मेरे पास ये राइट है कि मैं इन दोनों अमाउंट को सेट ऑफ कर सकता हूं और बाकी बचा हुआ जितना पैसा है वो मैं उसको दे सकता हूं। सपोज मुझे 1000 रुपए इससे लेने हैं और 5000 रुपए मुझे इसको देने हैं, तो मैं इसको 4000 रुपए दूंगा नेट में। ये मेरा राइट है, कोई मुझे मना नहीं कर सकता। वो ऐसा नहीं बोल सकता नहीं तू मुझे 5000 रुपए दे, मैं फिर तुझे 1000 रुपए रिटर्न करूंगा, ऐसा नहीं होगा। मेरा राइट है, ये मैं कर सकता हूं, ठीक है। ये स्टैट्यूटरी राइट है क्रेडिटर का एडजस्ट करने के लिए। एक बात ध्यान रखना, जो कैपेसिटी अकाउंट होल्डर की बोथ द अकाउंट्स में सेम होनी चाहिए। कैपेसिटी मतलब क्या, तू मेरा फ्रेंड है, इस फ्रेंड की वजह से मैंने तुझे तेरे से 1000 रुपए लिए थे और तुझे 5000 रुपए दिए थे, क्योंकि तू मेरा फ्रेंड है इन द कैपेसिटी ऑफ फ्रेंड। तो ये जो कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी सेम रहनी चाहिए, पोजीशन सेम रहनी चाहिए, रिलेशनशिप सेम रहनी चाहिए दोनों अकाउंट में। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि अगर मेरा एक ब्रांच में पड़ा है पैसा और एक ब्रांच को मुझे पैसा रिटर्न करना है, तो और दोनों सेम बैंक के ब्रांचेस है, ऐसा नहीं अलग अलग ब्रांच, अलग अलग बैंक है, सेम बैंक के दो ब्रांचेस है, एक से मुझे पैसा लेना है, एक को मुझे पैसा देना है, तो बैंक आपस में इन दोनों को सेट ऑफ कर सकता है। भले वो अलग अलग ब्रांचेस है, फिर भी वो सेट ऑफ कर सकता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो राइट ऑफ सेट ऑफ है, एक होते हैं हमारे डेट्स, जो डेट्स मुझे मिलने वाले थे, मैंने किसी को उधार दिए थे, वो पैसे मुझे मिलने वाले थे, अब वो टाइम बार्ड हो गए। टाइम बार्ड का मतलब होता है क्या है, एक टाइम होता है यूजुअली, मतलब पहले होता था 3 साल का, अभी पता नहीं, लेकिन 3 साल का एक टाइम होता है कि 3 साल तक अगर आपने उसने पैसे वापस नहीं लिए तो वो टाइम बार्ड हो जाएंगे, अब उससे आप पैसे ले ही नहीं सकते। तो ये क्या बोल रहा है, ये जो राइट ऑफ सेटअप है, ये आप टाइम बार्ड डेट्स के लिए भी यूज कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, उन टाइम बार्ड डेट्स को भी आप सेट ऑफ करवा सकते हो। क्या होगा सर, मैं बताऊं आपको ऐसे कैसे कर सकते हैं। मैंने उसको पैसे दिए 10,000 रुपए, ठीक है, वो देके भूल गया, 10-15 साल हो गए, पता नहीं टाइम बाद डेट हो गया। अब मैंने क्या किया, चोरी चुपके से उससे 10,000 रुपए वापस, मतलब उससे 10,000 रुपए उधार ले लिया, बोला 10,000 रुपए की मुझे जरूरत है, और मैंने क्या किया, उसके पुराने 10,000 जो उधार पड़े थे उससे मैंने सॉर्ट ऑफ करवा लिया और उसको बोल दिया कि भाई तूने मेरे से पहले 10,000 रुपए लिए थे, अब मैंने ये जो 10,000 रुपए तुझसे लिए हैं इसको मैंने सेट ऑफ कर दिया है। वो मना करेगा, लेकिन ये तो मेरा राइट है, मैं तो कर सकता हूं, ठीक है। यस सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और लास्ट में लियन का मतलब क्या होता है, एक लीगल चार्ज हम क्रिएट करते हैं विद द कंसेंट ऑफ ओनर। ओनर का मेरा कंसेंट है, हाँ भाई तुम मेरे गुड्स पे लियन क्रिएट कर लो। इसमें हम लेंडर को एक लीगल राइट देते हैं कि आप जब चाहे हमारे गुड्स को आके जब्त कर सकते हो, जब चाहे उसको जाके बेच सकते हो, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन आईआरएफपी पर्टेनिंग टू एडवांसेस की। सर अब हम बात करेंगे हमारे क्लासिफिकेशन की, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था स्टैंडर्ड और एनपीए की, अब हम वो बात करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन और एडवांसेस हमें करना है प्रूडेंशियल नॉर्म्स के बदले में। एक होता है हमारा स्टैंडर्ड लोन्स और एक होता है हमारा एनपीए लोन्स। स्टैंडर्ड में भी आपके अलग अलग टाइप के होते हैं। स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड रेगुलर होता है जिसमें आपका कोई भी डिफॉल्ट नहीं हुआ है पेमेंट में, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रेगुलर। दूसरे होते हैं आपके स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। स्पेशल मेंशन अकाउंट्स भी 3 टाइप के होते हैं, SMA 0, SMA 1 और SMA 2। SMA 0 मतलब क्या, वो अकाउंट्स जो स्ट्रेस सिग्नल से शो कर रहे हैं, जिसको देखने से लग रहा है कि भाई यहां पे कुछ ना गड़बड़ हो सकती है, अभी हुई नहीं है लेकिन हो सकती है। इसको मैंने एकदम, आप ऐसा कह सकते हैं कि लिखा हुआ नहीं है लेकिन उसका आप ऐसे कह सकते हैं कि ड्यू डेट के बाद 30 दिन तक अगर पैसा नहीं आया है तो वो हमारे SMA 0 में लगता है कि हाँ भाई यहां पे हो सकता है कि पैसा ना मिले। SMA 1 हमारे कौन से होते हैं, जो ओवरड्यू होते हैं बिटवीन 31 डेज टू 60 डेज। मतलब आज मेरा अकाउंट ओवरड्यू हुआ, आज ओवरड्यू होने के बाद 30 डेज तक वो मेरा SMA 0 में रहेगा, 31 डेज से 60 डेज तक वो मेरा SMA 1 में रहेगा, 61 डेज से 90 डेज तक वो मेरा SMA 2 रहेगा, और 90 डेज के ऊपर वो NPA बन जाएगा, उसको मैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मान लूंगा। सर ये मानने से क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं।
तो एनपीए में भी हमारे 3 टाइप के होते हैं, एक सब स्टैंडर्ड होता है, डाउटफुल होता है, डाउटफुल में 3 टाइप के होते हैं, D1 D2 D3 और फिर होता है हमारा लॉस। सर ये ओवरड्यू मतलब क्या होता है? ओवरड्यू मतलब क्या कि जो ड्यू डेट बैंक ने फिक्स करी थी उस ड्यू डेट पे अगर मैंने बैंक को पैसा नहीं दिया तो ये मान लिया जाएगा कि वो डेट ओवरड्यू हो चुका है। जो भी डेट ड्यू था बैंक के पास उसको हम ओवरड्यू मानेंगे अगर हमने वो डेट पे नहीं किया ऑन द ड्यू डेट फिक्स्ड बाय द बैंक। बैंक ने बोला था 31 मार्च तक आपको आपका इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन हमने 31 मार्च को इंटरेस्ट पे नहीं किया तो उसको हम ओवरड्यू मान लेंगे। ठीक है, यस सर। अब सर एनपीए कब होता है? एनपीए को हम कब मानेंगे? जब हमारा कोई भी इंटरेस्ट, मुझे इंटरेस्ट पे करना था या फिर मेरे इंस्टॉलमेंट देना था प्रिंसिपल का इंस्टॉलमेंट देना था, लेकिन मैंने नहीं दिया। कब तक नहीं दिया सर? ओवरड्यू रहा फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। 90 डेज से ज्यादा वो ओवरड्यू रहा, या फिर अगर कोई बिल की बात कर ले, बिल ऑफ एक्सचेंज जो हमारे होते हैं उसकी बात कर ले, अगर वो ओवरड्यू रहता है फॉर मोर देन 90 डेज बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड में, तो भी हम उसको एनपीए मानेंगे। और जो हमारे छोटे छोटे होते हैं, वर्किंग कैपिटल लिमिट्स होती है, कैश क्रेडिट लिमिट्स होती है, ओवरड्राफ्ट होते हैं, ये अगर आउट ऑफ ऑर्डर हो गए तो हम इनको एनपीए मानेंगे। क्या बोला मैंने? वर्ड ध्यान से सुनिएगा, आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है? एक अकाउंट को हम आउट ऑफ ऑर्डर 3 सिचुएशन में हम ट्रीट करते हैं। सबसे पहली सिचुएशन, इससे पहले आपको 2 चीजें और समझनी पड़ेंगी। एक होता है हमारे पास सैंक्शन लिमिट, एक होता है ड्राइंग पावर। सैंक्शन लिमिट का मतलब क्या होता है? बैंक में मैं सपोज बोरोवर हूं, बैंक है यहां पे, बैंक मुझे बोल रहा है कि यार तेरी पूरी क्रेडिट वर्दीनेस को देखते हुए, अरे 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 सर क्या बोला आपने? क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब क्या होता है कि मैं कितना क्रेडिट के वर्दी हूं, कितना लोन मुझे मिलना चाहिए बैंक के अकॉर्डिंग, बैंक के एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तो बैंक बोल रहा है तेरी क्रेडिट एनालिसिस को देखते हुए, तेरे क्रेडिट वर्दीनेस को देखते हुए मैं तुझे 5 करोड़ की लिमिट सैंक्शन कर सकता हूं। टोटल एक्सपोजर, टोटल लोन जो मैं तुझे दे सकता हूं वो है 5 करोड़। इसको मैं क्या बोलता हूं? सैंक्शनड लिमिट। दूसरा होता है हमारा ड्रॉइंग पावर। ड्रॉइंग पावर क्या होता है सर? एज ऑन डेट, आज की तारीख में तू कितना विड्रॉ कर सकता है, तू कितना लोन मुझसे ले सकता है, वो लिमिट अलग होती है। सपोज मैंने सैंक्शन तुमको कर दिया 5 करोड़, लेकिन मैं बोल रहा हूं भाई आज तेरी औकात नहीं है 5 करोड़ लेने की, आज तेरे पास इतने एसेट्स नहीं है, आज तू सिर्फ 2.5 करोड़ ही ले सकता है। तो ये क्या हो गया? ये जो हो गई ड्राइंग पावर। एक तो होती है सैंक्शन लिमिट, पूरा एकदम टोटल एक्सपोजर, और एक होती है ड्राइंग पावर कि हाँ भाई आज तो इतना ही ले सकता है, कल हम देखेंगे, कल तेरे एसेट्स बढ़ जाएंगे तो हम तेरे को ज्यादा दे देंगे, लेकिन 5 करोड़ से तो ज्यादा कभी भी नहीं देंगे, उससे कम हम जरूर दे सकते हैं बेस्ड ऑन योर ड्राइंग पावर कि तो कितना ड्रॉ कर सकता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, क्या बोला मैंने? आउटस्टैंडिंग बैलेंस, आपके कोई भी जो भी हमारा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, कैश क्रेडिट फैसिलिटी है, अगर उसमें हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस मोर देन, मतलब अगर हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस एक्सीड करता है सैंक्शन लिमिट को या फिर ड्राइंग पावर को कंटिन्यूअसली, एक बार हो गया तो चलता है, लेकिन कंटिन्यूअसली अगर वो ज्यादा है हमारे सैंक्शन लिमिट से या फिर हमारे ड्राइंग पावर से, तो फिर वो आउट ऑफ ऑर्डर माना जाएगा। अगर वो ज्यादा नहीं है लेकिन हमारा जो आउटस्टैंडिंग, हमारा जो ये ओडी है, सीसी है, इसमें हमारा कोई भी क्रेडिट नहीं है, हमने कोई भी पैसा डिपॉजिट नहीं करवाया फॉर मोर देन 90 डेज एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। क्या बोला मैंने? कंटिन्यूअसली फॉर 90 डेज, 90 डेज तक कंटिन्यूअसली मैंने एज ऑन बैलेंस शीट डेट कोई भी पैसा नहीं डलवाया है मेरे इस अकाउंट में, तो फिर ये आउट ऑफ ऑर्डर माना जाएगा। 90 डेज आप यहां से याद रख सकते हैं, एनपीए से 90 डेज। या फिर आप बोलोगे अरे सर अच्छा 1 रुपया में डिपॉजिट करवा देता हूं, तो यहां पे बोला कि आपने डिपॉजिट करवाया तो है लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? जो आपके क्रेडिट्स है, जो आपने पैसा डलवाया है, वो आपके इंटरेस्ट डेबिट्स को मैच नहीं करते हैं। मतलब आपका जो इंटरेस्ट डेबिट हुआ है, इंटरेस्ट जो आपका चार्ज हुआ है ऑन योर ओडी एंड सीसी, वो सपोज 1 करोड़ रुपए का है, और आपने जो क्रेडिट करवाया, आपने जो पैसा डलवाया है वो सिर्फ 50 लाख रुपए है, तो वो आपके इंटरेस्ट तक मैच नहीं होता है, तो हम ऐसा मानेंगे कि आपने सफिशिएंट क्रेडिट नहीं डलवाया है, इसलिए ये आउट ऑफ ऑर्डर है। तो 3 ऐसे सिचुएशन है जब या तो एक्सीड करता है, नहीं करता है तो आपने पैसे नहीं डलवाए 90 डेज तक, और पैसे डलवाए हैं लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, यस सर। अब हम बात करते हैं एनपीए की कैटेगरी की, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस की। सब स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है? जैसे ही कोई एसेट एनपीए बन गया तो उसको मैं सब स्टैंडर्ड बोलूंगा। जैसे ही 90 डेज पूरे हो गए, वो एनपीए बन गया, तो उसका पहला कैटेगरी होता है सब स्टैंडर्ड एसेट। ये कब तक रहता है सब स्टैंडर्ड एसेट? जिस दिन वो एनपीए बना उस दिन से लेके 1 साल तक, 12 मंथ्स तक वो सब स्टैंडर्ड एसेट रहता है। ठीक है, यस सर। जैसे 12 मंथ्स हो गए और अभी तक वो पे नहीं हुआ है, तो अब नेक्स्ट कैटेगरी आएगी आपके डाउटफुल एसेट्स की। कोई एसेट जो स्टैंडर्ड एसेट रह गया 12 मंथ्स तक, 1 साल के लिए वो स्टैंडर्ड एसेट रह गया, तो उसके बाद हम उसको डाउटफुल एसेट्स बोलेंगे। अब डाउटफुल एसेट्स में भी 3 कैटेगरी आती है। जैसे ही वो डाउटफुल एसेट्स बना, उस डाउटफुल एसेट्स बनने की डेट से लेके 1 साल तक उसको हम D1 बोलेंगे, 1 साल से लेके 3 साल तक उसको D2 बोलेंगे, और 3 साल से भी ऊपर हो गया लेकिन पैसा नहीं आ रहा तो उसको हम D3 में डाल देंगे।
और तीसरा होता है हमारा लॉस एसेट। लॉस एसेट मतलब क्या होता है, जहां पे लॉस, हमारा नुकसान हो गया है, जहां पे हमें पता चल गया कि भाई अब ये पैसे कभी जीवन में आने नहीं वाले, जो या तो बैंक ने आइडेंटिफाई किया है, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल ऑडिटर्स ने आइडेंटिफाई किया है, आरबीआई की इंस्पेक्शन टीम ने आइडेंटिफाई किया है, और ये अमाउंट अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किया है। राइट ऑफ नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ, ये अभी भी हमारे एसेट साइड दिख रहा है, ये अभी भी हमारे एसेट्स में बैठा है, तो इसको हम बोलते हैं लॉस एसेट। ठीक है, यस सर, ये आपको एसेट्स पता चल गए। अब इसी एसेट्स के अगेंस्ट हमने प्रोविजन लिखा हुआ है कि आपको कितने प्रोविजन बनाने हैं किस पर्टिकुलर टाइप के एसेट के लिए। अगर आपके सब स्टैंडर्ड एसेट है तो डायरेक्टली हमें 15% का प्रोविजन बनाना है। अगर D1 कैटेगरी है, अब इसमें भी दो टाइप होती है, डाउटफुल एसेट्स में दो टाइप की कैटेगरी दी गई है। अगर आपके सपोज 100 करोड़ का आपने एडवांस दिया है और हमने उनसे सिक्योरिटी भी ली थी, लेकिन उस सिक्योरिटी की वैल्यू 60 करोड़ रुपीज ही है, उस सिक्योरिटी की वैल्यू 60 करोड़ रुपीस है और आउटस्टैंडिंग अभी 100 करोड़ रुपए दिख रहा है, तो अब ये जो 60 करोड़ है इसको मैं बोलूंगा सिक्योर्ड पोर्शन, और जो मेरा 40 करोड़ बच गया, जो मेरा एडवांसेस का 40 करोड़ बच गया, वो मेरा अनसिक्योर्ड पोर्शन होगा। तो जैसे ही कोई भी एसेट डाउटफुल एसेट बन गए तो अनसिक्योर्ड पोर्शन पे तो आपको 100% प्रोविजन बनाना है, मतलब वो 40 करोड़ पे तो मैं 100% के हिसाब से 40 करोड़ का प्रोविजन बना लूंगा, और जो भी मेरे सिक्योर्ड एसेट्स होंगे उसमें मैं चेक करूंगा कि ये D1 वाला है, D2 वाला है, D3 वाला है। अगर D1 वाला होगा तो सिक्योर्ड पोर्शन पे 25% बनाऊंगा, D2 वाला होगा तो 40% बनाऊंगा, D3 वाला होगा तो 100% बनाऊंगा। मतलब अगर ये D1 वाला है तो 25% ऑफ 60 करोड़, फिर 40% ऑफ 60 करोड़ और 100% ऑफ 60 करोड़, तो 15, 25, 40, 100 और लॉस एसेट है, मतलब ये तो नुकसान हो ही गया, तो 100% पूरा बना दूंगा। ठीक है, यस सर। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। जो एनपीए का हम कर रहे हैं ये आपके रिकवरी के बेसिस पे होना चाहिए। रिकवरी मतलब क्या, कितना पैसा हमें एक्चुअली में मिल रहा है उस बोरोवर से, उसके बेसिस पे हम ये एनपीए का क्लासिफिकेशन करेंगे। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई देखो ये इतना बड़ा आदमी है, ये मुकेश अंबानी है, अनिल अंबानी नहीं, मुकेश अंबानी है, इसके पास इतनी ज्यादा नेटवर्थ है, इतना ज्यादा इसके पास पैसा है, इतनी बड़ी बड़ी इसने सिक्योरिटी दे रखी है, लेकिन ये पैसे नहीं दे रहा हमें। आप बोलोगे यार नहीं यार ये बहुत बड़ा इंसान है, ये कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा, मतलब ये एनपीए डालने की जरूरत लग नहीं रही। लेकिन यहां पे ये लोग बोल रहे हैं कि भले ही इसके पास कितनी भी बड़ी बड़ी सिक्योरिटी, मतलब कितना भी बड़ा बड़ा नेटवर्थ हो, भले ही हमारे पास सिक्योरिटी अवेलेबल हो, फिर भी हमें इसको एनपीए में क्लासिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो हमें पैसे नहीं दे रहा है तो। ठीक है, यस सर। दूसरा, सर इसने मुझसे होम लोन लिया है, इसका होम लोन का तो पैसा टाइम में देता है, लेकिन इसने पर्सनल लोन जो लिया है उसका पैसा ये लोग टाइम पे नहीं देते हैं, तो क्या मैं सिर्फ पर्सनल लोन को एनपीए बोलूं या फिर होम लोन को भी एनपीए बोलूं? तो मुझे सारी की सारी फैसिलिटीज को एनपीए बोलना पड़ेगा। अगर किसी भी बोरोवर की एक फैसिलिटी भी एनपीए हो गई तो उसकी सारी की सारी फैसिलिटीज को मुझे एनपीए कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे कुछ तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो ये बोला एसेट क्लासिफिकेशन बोरोवर वाइज होगा, फैसिलिटी वाइज नहीं होगा। सारी फैसिलिटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, कि अगर उसके शेयर्स में मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको भी मैं एनपीए ही मानूंगा। ठीक है, यस सर। अब कुछ एडवांसेस होते हैं गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस। गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस मतलब क्या, गवर्नमेंट बोलती है कि मैं आपको गारंटी देती हूं, अगर ये पैसे नहीं भरेगा तो मैं पैसे भरूंगी, ऐसा गवर्नमेंट ने आपको गारंटी दी है। तो अब गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस दो होते हैं, एक या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी हो। स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो हम सेम जो हमारा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट हम नहीं करते, स्टेट गवर्नमेंट को हम कोई बड़ा नहीं मानते, तो हम उसको नॉर्मली एनपीए जैसे कंसिडर करते हैं, 90 दिन के बाद वैसे एनपीए कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटीड एडवांसेस है, जहां पे गारंटी अभी तक हमने इन्वोक नहीं की है, गारंटी हमने जाके पूछी नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आपने गारंटी दी थी, लाओ पैसे दे दो, या फिर गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना नहीं कर दिया कि नहीं अब मैं गारंटी नहीं दे रही हूं, मतलब अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है उस एडवांस पे, तो फिर हम उसको स्टैंडर्ड एसेट ही मानेंगे। क्या बोला मैंने, भले उसके कितने भी डिफॉल्ट हो जाए, कितने भी ओवरड्यूज हो जाए, उसको हम स्टैंडर्ड एसेट ही मानेंगे फॉर एसेट क्लासिफिकेशन पर्पस, कि जब मैं उसको बैलेंस शीट में दिखाऊंगा ना एसेट्स में, तब मैं उसको स्टैंडर्ड एसेट में दिखाऊंगा अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस था। लेकिन इनकम रिकॉग्निशन के पर्पसेस के लिए मैं उसको एनपीए मानूंगा। सर ये मैं नहीं समझा। देखो भाई, एक होता है हमारा एसेट क्लासिफिकेशन जो हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, तो बैलेंस शीट में जब मैं इस एडवांस को एसेट दिखाऊंगा तो उसको स्टैंडर्ड के अंडर डालूंगा। लेकिन एक होता है आपका इनकम रिकॉग्निशन, कि इससे जो मुझे इंटरेस्ट आने वाला है वो इंटरेस्ट क्या मैं रेगुलर की तरह इंटरेस्ट दिखाऊंगा या फिर एनपीए चार्ज करूंगा, इसको एनपीए दिखाऊंगा। तो ये बोल रहे हैं कि इनकम रिकॉग्निशन के लिए तो आपको इसको एनपीए ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एनपीए में क्या होता है मैं आपको ठीक है वापस एक बार सिंपली बता देता हूं कि एनपीए हम दिखाते हैं ना, तो हम यूजुअली क्या करते हैं, हम अक्रूवल के बेसिस पे इंटरेस्ट लगाते हैं, अक्रूवल के बेसिस पे इंटरेस्ट इनकम चार्ज कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ भाई इसको ना इतनी इनकम पे करनी थी, इसने पे नहीं करी कोई बात नहीं, लेकिन इतनी इनकम पे करनी थी तो मैंने इंटरेस्ट में इनकम दिखा दिया। लेकिन अगर कोई
एसेट हमारा एनपीए बन जाता है ना, तो हमें अगर पैसे मिल रहे हो, अगर हमें इंटरेस्ट इनकम मिल रही हो कैश में, तो ही मैं इनकम में लेके जाता हूं, वरना मैं अक्रूवल बेसिस पे इनकम पे नहीं लेके जाता हूं। इसलिए लोग बोल रहे हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी एडवांसेस को हम स्टैंडर्ड एसेट तो मानेंगे, लेकिन इनकम रिकॉग्निशन के लिए इसको एनपीए मानेंगे। मतलब इसके अगर एक्चुअली में पैसे हमें रिसीव हो रहे हैं इंटरेस्ट के, तो ही हम इनकम में लेके जाएंगे। ठीक है, यस, स्टेट गवर्नमेंट का कुछ भी स्पेशल नहीं है, 90 डेज का ही लिमिट है हमारा, सेम। ठीक है, दूसरा बोल रहा है एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम की बात कर रहा है। कंसोर्टियम का मतलब क्या होता है कि सर एक बंदा आया, मुझे बोलता है मुझे 1000 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। अब मैं यार इतना बड़ा बैंक तो नहीं हूं कि मैं 1000 करोड़ का लोन दे दूं, तो मैंने क्या किया कि मैं 800 करोड़ का दे रहा हूं। मैंने 2-3 बैंक्स को लिया और उनसे 100-100 करोड़ के लोन ले लिए, बोला कि भाई हम मिलके इस बंदे को 1000 करोड़ का लोन देंगे। तो ये क्या हो गया सर, 2-3 बैंक्स ने ग्रुप बना के किसी एक बंदे को लोन दे दिया, तो उसको हम बोलते हैं कंसोर्शियम ऑफ बैंक्स। क्या बोलते हैं सर, कंसोर्शियम ऑफ बैंक। अब इसमें जिसका ज्यादा शेयर रहता है उस लोन में, जैसे मेरा 800 करोड़ मैंने दिया है 1000 करोड़ में से, तो मैं उस बैंक, उस कंसोर्शियम का लीड बैंक बन जाऊंगा। मैं हूं तुम्हारा लीडर, मैं हूं तुम्हारा राजा। जिसको मैंने लोन दिया है, वो जो पैसे होते हैं ना, अपना इंस्टॉलमेंट होता है, इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल होता है, रीपेमेंट जो होता है, वो लीड बैंक को करता है। फिर लीड बैंक अपना शेयर खुद के पास रखता है और बाकी दोनों बैंक्स के शेयर उनको दे देता है, उनको ट्रांसफर कर देता है। अब हुआ क्या सर, यहां पे क्या होता है कि हमारा बोरोवर ने तो हमारे लीड बैंक को पैसा दे दिया, लीड बैंक ने अपनी बुक्स में उसको स्टैंडर्ड एसेट दिखा रखा है कि हां भाई पैसा तो मुझ पे मेरे पास आ रहा है, लेकिन लीड बैंक अपना पैसा, जो उसको पैसा मिला है, दूसरे बैंक को शेयर्स उनका दे नहीं रहा है। तो दूसरे बैंक के एसेट साइड में, बैलेंस शीट में वो एसेट तो दिख रहा है, लेकिन उनको पैसा ही नहीं आ रहा, इंटरेस्ट इनकम ही नहीं आ रही। तो क्या जो दूसरे बैंक्स है वो अपने बैलेंस शीट में इस एसेट को स्टैंडर्ड एसेट दिखाएंगे या फिर एनपीए दिखाएंगे? स्टैंडर्ड एसेट क्यों दिखा सकते हैं? क्योंकि लीड बैंक ने स्टैंडर्ड एसेट दिखाया। और एनपीए क्यों दिखा सकते हैं? क्योंकि उनको एक्चुअली में पैसा नहीं मिला है। तो यहां पे ये बोल रहे हैं कि भाई आपको खुद का बैंक का देखना है, आपको लीड बैंक से फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी बैंक के पास पैसा आ रहा है तो ही आपको स्टैंडर्ड एसेट दिखाना है, अगर आपकी बैंक के पास पैसा नहीं आ रहा है तो आपको एनपीए दिखाना है। यही सेम चीज यहां पे बोली गई है। कंसोर्शियम एडवांसेस मतलब एडवांसिंग लोन्स टू बोरोवर, दो और ज्यादा बैंक्स मिलकर जॉइंटली जब लोन देते हैं तो उसको हम कंसोर्शियम बोलते हैं। यूजुअली जिसका लार्जर शेयर होता है वो हमारी लीड करता है कंसोर्शियम को। कंसोर्शियम एडवांसेस हमारा रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी के बेस पे होना चाहिए, जितना पैसा हमें एक्चुअली में मिल रहा है उसके हिसाब से हम इसको क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, अगर बैंक को, जिस बैंक को पैसा मिल रहा है, बोरोवर से रेमिटेंसेस मिल रहे हैं, वो उसका शेयर, वो दूसरे लोगों का शेयर दे नहीं रही है, तो फिर हम उसको एनपीए मानेंगे। हमारी बुक्स में अदर मेंबर बैंक्स, उनके बुक्स में एनपीए मानेंगे, क्योंकि उनको पैसा तो मिल ही नहीं रहा। भले बोरोवर ने दे दिया लीड बैंक को, लेकिन लीड बैंक तो नहीं दे रहा ना, मतलब इवेंचुअली हमें तो पैसा नहीं मिल रहा ना, तो हम इसको एनपीए मार्क कर देंगे। लीड बैंक रिस्पांसिबल होता है डीपी को कैलकुलेट करने के लिए। डीपी इज ड्राइंग पावर, ड्राइंग पावर को कैलकुलेशन करना पड़ता है। वो कैलकुलेशन भी हम थोड़ा बहुत देख लेंगे, ड्राइंग पावर के कैलकुलेशन कैसे होता है। और एलोकेट करता है, ड्राइंग पावर ही एलोकेट, मतलब ये हमारा जो लीड बैंक होता है वही ड्राइंग पावर को एलोकेट करता है। फिर कुछ हमारे अकाउंट्स होते हैं जो रेगुलराइज होते हैं नियर द बैलेंस शीट डेट। रेगुलराइज का मतलब क्या हुआ यार, पूरे साल ना ये एनपीए ही थे। बैंक जैसे 31 मार्च आया ना, उससे पहले ही जस्ट 2-3 दिन पहले इन्होंने पैसे डिपॉजिट करवाए, तो 31 मार्च को ये एनपीए दिख ही नहीं रहे। बैंक के तो एनपीए कम हो गए ना, तो क्या करते हैं लोग, मैं बताता हूं। बैंक ही ऐसा कुछ करते हैं। बैंक क्या करते हैं कि भाई जो एडवांसेस बहुत पूरे सालों से एनपीए दिख रहे हैं, उस अकाउंट में पैसे डलवा देते हैं। उनको बोल देते हैं कि भाई तुम पैसे डाल दो इस अकाउंट में। पैसे उन्होंने जैसे ही डाल दिया इस अकाउंट में, फिर उनको बोलते हैं कि भाई अगले साल यही पैसे मैं तुझे एज ए लोन पधरा दूंगा। मतलब तू मुझे 10 लाख रुपए क्रेडिट कर दे तेरे अकाउंट में, मैं इसको एनपीए नहीं दिखाता हूं, और यही 2-3 दिन अप्रैल, मतलब 2-3 अप्रैल को आफ्टर द ईयर एंड, यही 10 लाख रुपए मैं तेरे को लोन के तौर पे निकाल दूंगा, तेरे को लोन निकाल दूंगा, तो तेरे को पैसे देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ऐसा हमें देखना है। अगर कोई अकाउंट है जो रेगुलराइज किया गया है, रेगुलराइज मतलब क्या, स्टैंडर्ड रेगुलर अकाउंट में बदला गया है नियर द बैलेंस शीट डेट, तो हमें चेक करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा अगर कोई क्रेडिट्स आया है बिफोर द बैलेंस शीट डेट, तो हमें उसको हैंडल विथ केयर करना पड़ेगा। बहुत चालाकी तरीके से देखना पड़ेगा, अच्छे से ध्यान रख के देखना पड़ेगा। अगर उस अकाउंट में इनहेरेंट वीकनेस हमें दिखती है कि हाँ भाई सालों से यही होता आ रहा है कि पूरे साल वो एनपीए रहता है, बैलेंस शीट डेट के कुछ दिन पहले उसके पैसे आ जाते हैं और फिर उसके बाद उसको हम लोन इशू कर देते हैं, अगर ऐसा इनहेरेंट वीकनेस हमें दिख रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा अवेलेबल, तो हमें उसको डीम्ड एज एनपीए मानना है।
ठीक है, कुछ सैंपल ट्रांजैक्शंस लेके हमें ये भी चेक करना है इमीडिएटली क्लोजिंग, बिफोर द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड इमीडिएटली आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर के कुछ ट्रांजैक्शंस लेके मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या ऐसा होता है क्या कि बैंक उसने बोरोवर ने हमें पैसे दिए और हमने जस्ट आफ्टर द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर उसको पैसे रिटर्न कर दिए, उसको वापस से हमने लोन दे दिया। तो ये कुछ ट्रांजैक्शंस को चेक मुझे करना पड़ेगा कि ऐसा सच में हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो हम उसको डीम्ड एज एनपीए मान लेंगे। फिर कुछ अकाउंट्स होते हैं जहां पे इरोजन इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हो जाता है। इरोजन इन वैल्यू मतलब क्या, उसकी सिक्योरिटी की जो वैल्यू है वो कम हो गई, वो इरोड हो गई, वो खत्म हो गई, तो हमें उस एडवांसेस को डाउटफुल या फिर लॉस एसेट मानना पड़ता है। कैसे होता है सर? इरोजन इन वैल्यू कब बोलेंगे हम? इरोजन इन वैल्यू मतलब क्या, जहां पे सिग्निफिकेंट इरोजन इन वैल्यू हो, बहुत बड़ा आपका वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी खत्म हो गया हो। बहुत बड़ा कब खत्म होता है? जब हमने जो पिछली बार जो आपकी वैल्यू करी थी आपकी सिक्योरिटी को, और इस बार जब हम वैल्यू कर रहे हैं तो जो इस बार वाली वैल्यू आ रही है वो लेस देन 50% है आपके पिछले वाली वैल्यू से। लेस देन 50% आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू गिर गई है भाई, इतनी बड़ी बात हो गई है। तो इस एनपीए को मैं डाउटफुल मानूंगा, डाउटफुल कैटेगरी में डायरेक्टली लेके चला जाऊंगा, वो सब स्टैंडर्ड वेंडर वो सब भूल जाऊंगा, मैं डायरेक्टली इसको मैं डाउटफुल कैटेगरी में डाल दूंगा कि भाई यहां पे कुछ तो गड़बड़ है, इसकी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी लेस देन 50% हो गई है। दूसरा भाई, हद तो तब हो गई जब मैंने तुम्हें 100 करोड़ के बैलेंस, 100 करोड़ का आउटस्टैंडिंग लोन दे रखा है और तुमने जो मुझे वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी दी हुई है उस सिक्योरिटी की वैल्यू अब 10% से भी कम बची है, मतलब 10 करोड़ से भी कम बची है ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन। आउटस्टैंडिंग जो आपके बोरोवर अकाउंट में आउटस्टैंडिंग है उससे 10% से भी लेस है तुम्हारी सिक्योरिटी मेरे पास, मतलब ये तो लॉस हो गया मेरा, तो इसको मैं लॉस एसेट मानूंगा। इसको या तो मैं पूरा राइट ऑफ कर दूंगा, मतलब मेरे एसेट साइड से हटा दूंगा, या फिर पूरा 100% प्रोविजन बना दूंगा। ठीक है, यस सर। ये क्या है? 50%, लेस देन 50% जो हमारी वैल्यू थी पिछली बार की, एंड ये है लेस देन 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग जो हमारे बोरोवर अकाउंट में आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे एग्रीकल्चरल एडवांसेस है। एग्रीकल्चर मतलब क्या, जो भी किसानों को हमने एडवांस दिया है वो इफेक्ट हो गए ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज की, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, ड्रॉट आ गई, जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स की कोई खेती नहीं हुई और वो पे नहीं कर पाए। तो इन एग्रीकल्चरल एडवांसेस का हम क्या करेंगे? हमारा आरबीआई बोलता है कि उन्होंने एक आरबीआई सर्कुलर निकाला है, वो ये बोलता है कि बैंक खुद के हिसाब से खुद के रिलीफ मेजर्स डिसाइड कर सकता है। बैंक को जैसा चाहे वैसा वो कर सकता है, वो चाहे तो रीपेमेंट का शेड्यूल बदल सकता है, वो चाहे तो फ्रेश शॉर्ट टर्म लोन ग्रांट कर सकता है। एनपीए क्लासिफिकेशन उसके खुद के रीशेड्यूल्ड टर्म्स के बेसिस पे होगा, हम कुछ नहीं बोल रहे, ऐसा आरबीआई ने बोला है, बैंक की मर्जी होगी इसमें। ठीक है, यस सर। हम बात करते हैं एडवांसेस तो स्टाफ की। स्टाफ मतलब क्या? हमारे एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉइज को हम या तो बैंक की तौर पे एडवांस दे सकते हैं कि नहीं भाई तुम तो हमारे कस्टमर जैसे ही हम तुमको मानेंगे, जितना कस्टमर को हम चार्ज करते हैं उतना ही तुमको चार्ज करेंगे। तो जो भी हमने एडवांसेस दी हमारे स्टाफ को एज अ बैंकर, वो हम अपने एडवांसेस में लेके जाएंगे। लेकिन क्योंकि वो हमारा स्टाफ है, हम बोलेंगे नहीं नहीं यार तू भाई आराम से पे करेगा तो भी चलेगा, नहीं नहीं यार तुझे तो कम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो अगर एज एन एम्प्लॉयर हम अपने स्टाफ को एडवांसेस दे रहे हैं तो हम उसको कैटेगरी में डालेंगे, अदर एसेट्स में डालेंगे, फिर हम उसको एडवांसेस में नहीं दिखाएंगे, अदर एसेट्स में भी अदर्स की कैटेगरी में डालेंगे। क्या बोल रहे हैं सर? जो भी हमारे इंटरेस्ट बियरिंग स्टाफ एडवांसेस है। इंटरेस्ट बियरिंग मतलब क्या है? जिस पे स्टाफ को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट बियरिंग स्टाफ एडवांसेस है जो हमने एज अ बैंकर उनको दिए हैं, उसको हम एडवांसेस के अंदर डालेंगे। अगर कोई एडवांसेस मैंने स्टाफ मेंबर को दिया है जहां पे मैंने उनको बोला है कि आप इंटरेस्ट अभी मत पे करो, आप प्रिंसिपल पे करने के बाद इंटरेस्ट पेमेंट शुरू करना, तो हम इंटरेस्ट को ओवरड्यू नहीं मानेंगे फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर से हम इंटरेस्ट को ओवरड्यू में नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे सर? क्योंकि उसकी ड्यू डेट ही बात की है, हमने तो बोला है भाई प्रिंसिपल के बाद तुम इंटरेस्ट पे करना, तो हम इंटरेस्ट को ओवरड्यू नहीं मानेंगे फर्स्ट क्वार्टर से। जो लोन्स एंड एडवांसेस को हमने क्लासिफाई किया है, हम कब लोन्स एंड एडवांसेस को एनपीए क्लासिफाई करेंगे? जब डिफॉल्ट होगा रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल में या फिर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में, ड्यू डेट्स पे जैसे ही डिफॉल्ट हो जाएगा वैसे हम उसको एनपीए मान लेंगे। स्टाफ एडवांसेस जो हमने एज एन एम्प्लॉयर दिए हैं, बैंकर नहीं दिए, तो उसको हम अदर्स में डालेंगे अपने अदर एसेट्स के अंदर। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट ये क्या बोल रहे हैं सर? एग्रीकल्चरल एडवांसेस की मैं बात करता हूं, जो फार्मर्स को जो मैंने एडवांसेस दिए उनकी बात करता हूं। उसमें सबसे पहले मैं ये बात करता हूं कि मैं दो टाइप के आपके क्रॉप्स होते हैं, एक होते हैं हमारे लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स और एक होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स मतलब वो क्रॉप्स जिनका हार्वेस्टिंग सीजन, जिनका क्रॉप सीजन जो है लॉन्गर देन 1 ईयर का है, एक साल से ज्यादा के जो क्रॉप्स होते हैं उनको हम लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे आपके राइस आ गया, ये सारी चीजें आ गई। और एक होता है आपके शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स जो अदर देन लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स, उनको हम शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स बोलते हैं। अब क्रॉप सीजन मतलब क्या होता है? मैंने बोला क्रॉप सीजन आपका मोर देन 1 ईयर होना चाहिए। अभी
ये क्रॉप सीजन कौन डिसाइड करता है कि इस क्रॉप का क्रॉप सीजन इतना है? ये कौन डिसाइड करता है सर? ये हर एक स्टेट में स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी होती है हर एक स्टेट में, जो डिटरमाइन करती है कि भाई इसका क्रॉप सीजन क्या होगा। और क्रॉप सीजन का मतलब क्या होता है? जब आपने उस बीज को बोया, जब वहां से लेके आपने जब तक हार्वेस्ट नहीं किया, जब तक फसल नहीं काटी, तब तक हम उसको क्रॉप सीजन मानते हैं। उस डेट से लेके उस डेट तक हम उसको क्रॉप सीजन मानते हैं। और ये क्रॉप सीजन आपका हर एक स्टेट में स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी डिसाइड करती है। अब सर इसको हमने अलग अलग क्यों माना है, लॉन्ग ड्यूरेशन एंड शॉर्ट ड्यूरेशन? ये बोल रहे हैं कि अगर हमने कोई लोन ग्रांट किया है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए, तो उसको हम एनपीए कब मानेंगे? एनपीए तब मानेंगे जब आपका जो इंस्टॉलमेंट है प्रिंसिपल का या फिर जो इंटरेस्ट है वो ओवरड्यू रहता है 2 क्रॉप सीजंस तक। क्या बोला मैंने? 2 क्रॉप सीजंस तक अगर वो ओवरड्यू रहता है तो मैं उसको एनपीए मानूंगा। ये यहां पे 90 डेज वाली लिमिट नहीं लगती। 2 क्रॉप सीजन तक अगर वो ओवरड्यू रहता है तो मैं उसको एनपीए मानूंगा। और वहीं अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, लंबा ड्यूरेशन वाला क्रॉप है, तो उसमें मैं एक क्रॉप सीजन पकड़ूंगा कि आपने जो एनपीए है, आपका जो ओवरड्यू है वो मोर देन 1 क्रॉप सीजन है, कि भाई एक क्रॉप सीजन बीत गया और अभी तक आपने पे नहीं किया, तो हम उसको एनपीए मान लेंगे। ठीक है? यस सर। फिर अगर कोई मैंने एडवांसेस दिया है अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट्स दिया है, टर्म डिपॉजिट्स को मैंने गिरवी रखाया है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को गिरवी रखवाया है, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, इन सबको अगर मैंने गिरवी रखाया है और यहां पे मेरे पास मार्जिन है। मार्जिन मतलब क्या होता है? देखो भाई, मैंने दिया 100 करोड़ का तुम्हें लोन दिया, ठीक है? 100 करोड़ के लोन पे मैंने तुमसे 150 रुपए की सिक्योरिटी ले ली, तो ये जो सिक्योरिटी और लोन के बीच में जो मार्जिन होता है इसको हम बोलते हैं मार्जिन, सिक्योरिटी मार्जिन। तो अगर मेरे पास एडिक्वेट मार्जिन है, मेरे हिसाब से हाँ भाई मेरे पास बहुत मार्जिन है, तो भले ही ये लोग मुझे इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे, फिर भी मैं इसको एनपीए नहीं मानूंगा। ध्यान रखना भाई, छोटी छोटी चीजें, लेकिन ऐसा पूछेगा तब पता भी नहीं चलेगा, तो इसको मैं एनपीए कभी नहीं मानूंगा अगर मेरे पास एडिक्वेट मार्जिन है तो। नेक्स्ट मैं बात करता हूं ड्रॉइंग पावर की। ड्रॉइंग पावर मतलब क्या? लिमिट अप टू विच कंपनी विड्रॉ कर सकती है अपने वर्किंग कैपिटल लिमिट में से। एक वर्किंग कैपिटल होती है सैंक्शन लिमिट, कि भाई इतना तुमने सैंक्शन किया है, इस सैंक्शन लिमिट में से तुम कितना विड्रॉ कर सकते हो, तुम कितना ले सकते हो आउटस्टैंडिंग, उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग पावर। ये सैंक्शन लिमिट से कैसे डिफरेंट होती है सर? सैंक्शन लिमिट का मतलब होता है टोटल एक्सपोजर जो बैंक किसी एक पर्टिकुलर क्लाइंट पे ले सकता है। मैंने आपको बताया टोटल लोन जो एक बैंक किसी पर्टिकुलर क्लाइंट को दे सकता है उसको हम बोलते हैं सैंक्शन लिमिट। लेकिन जो हमारा ड्रॉइंग पावर होता है वो एक पर्टिकुलर डेट पे हम कैलकुलेट करते हैं कि आज की डेट पे आपकी क्या ड्रॉइंग पावर है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? वो हम कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी में से मार्जिन लेस करने के बाद, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं एक क्वेश्चन से, या फिर थोड़ा बहुत अगर हमें ऊपर ऊपर से भी दिख जाए क्या होता है हमारा पूरा फॉर्मेट जो होता है हमारा ये कैलकुलेट करने का। यहां पे ये देखिए, ये हमारा पूरा फॉर्मेट है। प्रोविजन की बात कर रही है तो हमारा ड्राइंग पावर का फॉर्मेट अगर हम एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे सारी ये पूरी क्वेश्चन बैंक है। मैं आपको दिखा रहा था पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन बैंक है। हमने क्वेश्चन बैंक को भी दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हमारे सारे दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है। ये हमारा पूरा फॉर्मेट है ड्राइंग पावर को कैलकुलेट करने का। क्या फॉर्मेट है, क्या बोल रहा है सर? सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है वैल्यू ऑफ स्टॉक्स, कि सर हमारा वैल्यू ऑफ स्टॉक्स कितना है, उसमें से हम माइनस कर देंगे जितना भी डैमेज स्टॉक है। डैमेज स्टॉक पे हमें ड्राइंग पावर थोड़ी देगा, डैमेज स्टॉक पे थोड़ी कोई लोन देगा। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक में से डैमेज स्टॉक हमने माइनस कर दिया तो हमारे एडजस्टेड स्टॉक वैल्यू आ गई। अब ये स्टॉक के लिए मैंने कितने क्रेडिटर्स दिए हैं, क्रेडिटर्स कितने मैंने रखे हैं, तो वो क्रेडिटर्स को माइनस कर दूंगा। तो यहां पे जितने स्टॉक्स मैंने एक्चुअली में पे किए हैं उसकी वैल्यू आ गई। अब ये जो पेड स्टॉक्स होते हैं इसमें बैंक अपना मार्जिन कट कर लेता है पहले से। वो ऐसा बोलता है यार मैं पूरे पेड स्टॉक्स पे तुमको लोन नहीं दे सकता, इसमें से इतना मार्जिन पहले लेस करो, जितना बच जाए उस पर मैं तुम्हें ड्राइंग पावर दे सकता हूं। तो ये मेरी पहली ड्राइंग पावर आ गई। ये मैंने स्टॉक्स के बेसिस पे ड्राइंग पावर लगा दी। अब मेरे पास कुछ डेटास भी होंगे, तो वो डेटास का अब मैं देखूंगा कि तुम्हारे पास कितने डेटास है, फिर डेटास कितने पीरियड से एक्सीडिंग है। ये हर एक बैंक का अलग अलग होता है कि तुम्हारे 90 दिन से ज्यादा के जितने भी डेटास होंगे उन पे हम तुम्हारा ड्राइंग पावर नहीं देंगे, जैसे यहां पे बोला गया है। तो यहां पे डेटास एक्सीडिंग 90 डेज हमने माइनस कर दिया, तो इतने डेटास हमारे एलिजिबल है। अब ये एलिजिबल डेटास में से उन्होंने बोला कि मैं सारे डेटास के लिए तुम्हें ड्राइंग पावर नहीं दूंगा, कुछ मार्जिन को कैंसिल करो, मार्जिन को लेस करो, फिर उसके जो ड्राइंग पावर बच जाए वो मैं तुम्हें दूंगा। तो ये मेरी डेटास की ड्राइंग पावर है, ये मेरी स्टॉक्स की ड्राइंग पावर है। इन दोनों को मैंने कैलकुलेट करके टोटल कर लिया कि मेरी टोटल ड्राइंग पावर है। अब ये जो टोटल ड्राइंग पावर है इसको मैं मेरे सैंक्शन लिमिट से कंपेयर करूंगा। सपोज मेरी ये 76.5 लाख यहां पे आ रही है ड्राइंग पावर, मेरा सैंक्शन लिमिट 1 करोड़ है। दोनों में से जो भी लोअर होगा वो मेरे एक्चुअली में ड्राइंग पावर हो जाएगी। अब सपोज मेरी सैंक्शन लिमिट ही 50 लाख है, बैंक मुझे 50 लाख का ही लोन दे सकता है भले मेरी ड्राइंग पावर कितनी भी हो। तो फिर मेरा 50 लाख और 76.5 लाख दोनों में से जो भी लोअर होगा दैट इज 50 लाख मेरी ड्राइंग पावर हो जाएगी। ठीक है, यस सर। यहां पे शायद एक क्वेश्चन भी होगा ड्राइंग पावर, एक क्वेश्चन है शायद यहाँ पे कि भाई हम सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर को हम कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी एलिजिबल ड्राइंग पावर, सैंक्शन लिमिट हमारी इतनी थी, ड्राइंग पावर इतनी थी, तो हमने
सैंक्शन लिमिट तक हमारी ड्राइंग पावर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, यस सर, सारे क्वेश्चन जो भी आपके दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है वो हमने पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर, कंप्यूटेशन कैसे करते हैं एज पर गाइडलाइंस ऑफ बीओडी, जो बीओडी ने बोला है वैसे गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। बैंक की क्या ड्यूटी है, बैंक को ये इंश्योर करना है कि जो भी वर्किंग कैपिटल है उसके पास हमारे लिए करंट एसेट्स है, हमारे जो करंट एसेट सिक्योरिटी है वो एडिक्वेट है। स्टॉक स्टेटमेंट जो बैंक ने रिलाई किए हैं, स्टॉक स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है सर, अब बैंक्स, हम जो अपने कारों में मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि सर ये जो ड्राइंग पावर हम कैलकुलेट करते हैं हमारे स्टॉक्स के बेसिस पे, डेटास के बेसिस पे, वो हम क्वार्टरली स्टेटमेंट्स भेजते हैं बैंक को। बोरोवर्स क्वार्टरली स्टेटमेंट्स भेजता रहता है बैंक को कि देखो हमारे इतने क्वार्टर पे ये है, ये क्वार्टर में ये है, ये क्वार्टर में ये है, जिसके बेसिस पे हम ड्राइंग पावर को रिवाइज करते रहते हैं। अब आज हमारे पास स्टॉक्स एंड डेटा से 10 करोड़ के, उसके बेसिस पे मैंने ड्राइंग पावर दे दी, लेकिन पता चला अगले महीने आपके वो स्टॉक्स एंड डेटा 1 करोड़ के बचे। फिर क्या करूंगा मैं, इसलिए मैं बार बार उसको रिवाइज करता रहता हूं बेस्ड ऑन क्वार्टरली स्टेटमेंट। तो मुझे ये देखना है कि आप जो भी स्टॉक स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हो अपनी ड्राइंग पावर को कैलकुलेट करने के लिए, वो ओल्डर देन 3 मंथ्स नहीं होनी चाहिए, लेटेस्ट स्टॉक स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, लेकिन 3 मंथ से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यस सर। हमारा कंसर्न क्या है, हमें यह चेक करना है कि जो भी मंथली स्टॉक स्टेटमेंट भेजता है और जिसके लिए भी हमने ऑडिटर अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं, हमें कंपेयर करना है उस मंथली स्टॉक स्टेटमेंट को हमारे बैंक बुक्स ऑफ अकाउंट से, एंड अगर कोई रीजन, अगर कोई डेविएशन आ रहे हैं तो उसका रीजन पता लगाना है मुझे। ठीक है, यस सर। स्टॉक ऑडिट की ये बात कर रहे हैं कि अगर किसी भी अकाउंट में आपका फंडेड एक्सपोजर, आपका जो लोन है वो मोर देन 5 करोड़ हुआ तो वहां पे आपको स्टॉक ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। स्टॉक ऑडिट मतलब क्या, हमारा स्टॉक आके ऑडिट करके जाते हैं वो लोग, तो स्टॉक ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। और जो स्टॉक ऑडिटर होगा वो 2 चीज चेक करेगा, वैल्यूएशन चेक करेगा आपकी सिक्योरिटी की, एंड कैलकुलेशन कैसे किया है डीपी का वो कैलकुलेट करेगा, वो चेक करेगा। ये 2 चीजें आपका स्टॉक ऑडिटर चेक करेगा, ये 2 चीजें आप ऐड कर लेना अपनी कॉन्सेप्ट बुक में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपका मेन टॉपिक आता है ऑडिट ऑफ एडवांसेस के लिए, कि भाई एडवांसेस हमारा मेजर पार्ट है एसेट्स का, ये लार्ज नंबर ऑफ बोरोस होते हैं जिसको हमने वैरायटी ऑफ एडवांसेस दिया है। ऑडिट ऑफ एडवांसेस मेजर अटेंशन होता है ऑडिटर्स का। अब जब हम ऑडिट ऑफ एडवांसेस करते हैं तब हमें प्राइमरली किन किन बारे में हम एविडेंस लेने के लिए जाते हैं, किन किन बारे में हम कंसर्न्ड होते हैं, तो ये हम बेसिकली हमारे पूरे असर्शंस के लिए एविडेंस लेते हैं। जो हमारे असर्शंस होते हैं ना एसेट्स के, ERCV, दैट इज योर एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन एंड प्रेजेंटेशन, ये 5 असर्शंस के बारे में हम एविडेंस लेना चाहते हैं। एग्जिस्टेंस मतलब क्या, जो भी अमाउंट्स हमने इंक्लूड किया हमारे बैलेंस शीट में वो हमारे आउटस्टैंडिंग है एज एट द बैलेंस शीट डेट, फिर इसको भी सेम वो जो अमाउंट्स है वो सपोर्टेड बाय लोन डॉक्यूमेंट्स है। राइट्स मतलब क्या, जो एडवांसेस है वो अमाउंट ड्यू टू द बैंक है, किसी और के ड्यू नहीं है, बैंक के ही ड्यूज हैं। कंप्लीटनेस क्या है, कोई भी अनरिकॉर्डेड एडवांसेस नहीं है। वैल्यूएशन ऑफ एडवांसेस जो है वो एप्रोप्रिएट है, प्रॉपर्ली अप्लाइड है, जो आपने प्रोविजंस बनाए हैं वो एप्रोप्रिएट है एज पर आरबीआई नॉर्म्स है। एंड प्रेजेंटेशन, जो भी एडवांसेस है उनको डिस्क्लोज, क्लासिफाइड एंड डिस्क्राइब किया गया एज पर अकाउंटिंग पॉलिसीज। ऐसे करके हम 5 असर्शन के लिए आपके एडवांसेस लेना, एविडेंसेस लेना चाह रहे हैं। अब जब मैं एविडेंसेस लेना चाह रहा हूं तो मैं कैसे एविडेंस ले सकता हूं, क्या क्या चीजें परफॉर्म करके मैं एविडेंस ले सकता हूं। सर आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करो ना, आपके जो एडवांसेस के अकाउंट्स है उनके ऑपरेशंस पे आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करके एविडेंस ले सकते हो। क्या बोला मैंने, एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करो ऑन ऑपरेशंस ऑफ अकाउंट्स। एनालिटिकल प्रोसीजर्स मतलब क्या, जो भी आपने अमाउंट्स रिकॉर्ड किया है वो वैलिड है कि नहीं वो चेक करो। जो भी आपने एडवांसेस का अमाउंट रिकॉर्ड किया है वो वैलिड है कि नहीं वो चेक करो। वैलिड कैसे चेक करेंगे, उनकी डॉक्यूमेंटेशन देखो, जो आपने एडवांसेस दिया होगा तब डॉक्यूमेंटेशन करी होगी वो चेक करो। वो डॉक्यूमेंटेशन एज पर आरबीआई करी है क्या, कंप्लाई किया है कि नहीं किया आरबीआई को, वो चेक करो। और कैसे वैलिड आप चेक करोगे कि क्या हमने सिक्योरिटी ली है कि नहीं ली है, जो भी अमाउंट मैंने रिकॉर्ड किया उसके अगेंस्ट मेरे पास कोई सिक्योरिटी है या फिर नहीं है। ये 6 चीजें मैं चेक करूंगा। ये 6 चीजें करके मैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले सकता हूं। क्या क्या 6 चीजें हैं सर, सबसे पहला कैरिंग आउट एप्रोप्रिएट एनालिटिकल प्रोसीजर, फिर मैं रिव्यू कर सकता हूं ऑपरेशन ऑफ अकाउंट्स को, मैं एग्जामिन कर सकता हूं वैलिडिटी मेरे रिकॉर्डेड अमाउंट्स की, मैं एग्जामिन कर सकता हूं लोन डॉक्यूमेंटेशन को, मैं चेक कर सकता हूं कि क्या मैंने आरबीआई नॉर्म्स के साथ कंप्लाई किया है, एप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन के साथ, प्रोविजनिंग के साथ, एंड लास्ट में क्या मेरी जो सिक्योरिटी है उसकी एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन में चेक कर सकता हूं कि वो एग्जिस्ट करती है एंड उसकी वैल्यूएशन सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो भी हमारे एडवांसेस हमने सैंक्शन किए ड्यूरिंग द ईयर या फिर जिन पे आरबीआई ने एडवर्सली कमेंट किया है, आरबीआई के इंस्पेक्शन टीम ने, कॉन्करेंट ऑडिटर्स ने, बैंक के इंटरनल इंस्पेक्शन ने, एक्सट्रा ने, किसी ने भी अगर एडवर्सली कमेंट कर दिया मेरे किसी भी एडवांसेस के लिए, नेगेटिव कमेंट कर दिया, तो मुझे उसको अपने रिव्यू में इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट ये बोल रहा है सर इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर एडवांसेस, कि हमें एज एन ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल का भी इवैल्यूएशन करना पड़ता है। जो भी हमारे एडवांसेस के इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस को भी मुझे इवैल्यूएट करना पड़ता है ताकि मैं अपने एनटीई ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को डिटरमाइन कर सकूं। अब हमारे एडवांसेस पे क्या इंटरनल कंट्रोल्स लगते हैं,
इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें सिर्फ प्रोसेस याद करना है हमारे एडवांसेस देने का, कि हमारे एडवांसेस देने का क्या प्रोसेस होता है। इधर देखिए बस थोड़ा सा रह गया हमारा, थोड़ा सा और, बस 2 पेज और रह गए, फिर हमारा पूरा ये बैंक ऑडिट अच्छे से खत्म हो गया होगा। आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट हम रखते हैं 250 लाइक्स का। मुझे पूरी उम्मीद है आप ये लाइक टारगेट जरूर अचीव करा देंगे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा यार, इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। यस सर, तो प्रोसेस बताता हूं मैं। प्रोसेस क्या है सर, सबसे पहले मैं बोरोवर को देखूंगा कि बोरोवर की क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, कितना मैं क्रेडिट उसको दे सकता हूं। फिर देखने के बाद मैं जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको एग्जीक्यूट करूंगा। एग्जीक्यूट मतलब क्या, साइनिंग वाइनिंग, एग्रीमेंट वेग्रीमेंट, स्टैम्प पेपर, नोटरी डाल के एग्जीक्यूट करूंगा। और जो भी टर्म्स ऑफ सैंक्शन है, जो भी उन्होंने बोला है कि हाँ भाई ये वाले पैसे ना मैं इधर यूज करने वाला हूं, तो मैं चेक करूंगा कि भाई उन्होंने वहां पे पैसे यूज किए हैं या फिर नहीं किए हैं। ये 3 चीजें मैं बोरोवर की चेक करूंगा। फिर मैं सिक्योरिटी चेक करूंगा कि भाई सफिशिएंट मार्जिन होना चाहिए। जो भी मैं सिक्योरिटी ले रहा हूं वो सिक्योरिटी की वैल्यू और जो बैंक लोन मैंने दिया है इन दोनों के बीच में जो मार्जिन है वो सफिशिएंट होना चाहिए। पता चला भाई सिक्योरिटी की वैल्यू गिर गई तो आपके लोन के आउटस्टैंडिंग से भी कम का आपका सिक्योरिटी हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सफिशिएंट मार्जिन होना चाहिए, सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज, अगर जो सिक्योरिटी मैंने ली है वो शेयर से डिबेंचर्स है तो उसकी ओनरशिप मेरे पास आ जानी चाहिए, बैंक के पास आ जानी चाहिए। तीसरी चीज, अगर जो सिक्योरिटी ली है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसके रजिस्ट्रेशन की जरूरत है तो हमारे नाम पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए। चौथी चीज, अगर जो मैंने सिक्योरिटी ली है वो गुड्स है, जो गुड्स मैंने बैंक को पोजीशन में दे दिए तो बैंक को जो भी पैकेजेस है उसको टेस्ट चेक करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रिसीट। पहले खोल के देख लेना कि हाँ भाई वो गुड्स है कि नहीं है। फिर उसको बार बार फ्रीक्वेंटली इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। जो भी गोडाउन्स में आपने वो गुड्स रखे हैं उनको बार बार इंस्पेक्ट भी करवाना पड़ेगा। ये आपके 4 पॉइंट्स आते हैं सिक्योरिटी के। नेक्स्ट, ड्रॉइंग पावर है। आपका एक ड्रॉइंग पावर रजिस्टर आपको मेंटेन करना है जिसको आपको एवरी मंथ अपडेट करना है सिक्योरिटीज, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज को रिकॉर्ड करने के लिए कि भाई इस बोरोवर की हमारे पास ये वाली सिक्योरिटी है, इसकी इतनी वैल्यू है। ये आपको मंथली आपको लिखना पड़ेगा। आपका जो अकाउंट है वो आपको ड्रॉइंग पावर के अंडर भी रखना है और सैंक्शन लिमिट के भी अंडर रखना है। दोनों के अंडर आपको, ड्रॉइंग पावर और सैंक्शन लिमिट दोनों के अंडर आपको अपना अकाउंट रखना है। सारे अकाउंट, कोई भी अकाउंट जो सैंक्शन लिमिट को एग्जीड करता है या फिर ड्रॉइंग पावर को एग्जीड करता है या फिर किसी भी तरीके से इर्रेगुलर है, उसको हमें कंट्रोलिंग अथॉरिटी को बताना पड़ेगा रेगुलरली। क्या बैंक ने कंट्रोलिंग अथॉरिटी को रेगुलरली बताया या फिर नहीं बताया कि ये वाला अकाउंट है ना आपका सैंक्शन लिमिट से बढ़ गया, ये वाला अकाउंट ड्रॉइंग पावर से बढ़ गया, ये वाला अकाउंट इरेगुलर हो गया, ऐसा बताया या फिर नहीं बताया। एंड लास्ट में, हर एक एडवांस अकाउंट का आपको ऑपरेशन चेक करना है, ऑपरेशन रिव्यू करना है एटलीस्ट वंस अ ईयर। साल में एक बार एटलीस्ट तो आपको हर एक अकाउंट को चेक करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। और ज्यादा इंटरवल्स के लिए इन केस ऑफ लार्ज एडवांसेस, वो जो लार्ज एडवांसेस हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे ना, बहुत पहले ऊपर डिस्कस किए थे, लार्ज एडवांसेस 10 करोड़ 10% ऑफ हमारे एग्रीगेट एडवांसेस वाले, वो लार्ज एडवांसेस का तो हमें और फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे करना है। हमारे 2 टॉपिक रह गए, एक है हमारा पीएनएल वाला और एक है हमारा एक्सपेंसेस वाला। पीएनएल की बात कर लेते हैं। इनकम में हमारा क्या ऑडिट अप्रोच एंड प्रोसीजर्स रहेगा। ऑडिटर का कंसर्न रहता है, जब मैं ऑडिट कर रहा हूं इनकम की, तो ऑडिटर को यह कंसर्न रहता है कि हमें रीजनेबल एश्योरेंस लेना है कि जो भी आपकी रिकॉर्डेड इनकम है वो उन ट्रांजेक्शन से हुई है जो उसी पीरियड में हुए थे। दूसरा, आपके बैंक को पर्टेन करते हैं, कोई भी अनरिकॉर्डेड इनकम नहीं है और वो हमने एप्रोप्रिएट अमाउंट पे रिकॉर्ड करी है। मतलब वही असर्शंस वाली बातें कर रहे हैं लोग कि हमें वो सारे असर्शंस टेस्ट करने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर इनकम के लिए। आरबीआई का डायरेक्शन क्या है? आरबीआई के हिसाब से एक होती है मटीरियल इनकम, एक होती है हमारी नॉन मटीरियल इनकम। मटीरियल इनकम मतलब वो इनकम कि अगर बैंक अपना जो इनकम है वो ग्रॉस बेसिस पे कंसीडर कर रहा है तो आपके टोटल इनकम ऑफ द बैंक से, अगर टोटल इनकम ऑफ द बैंक के 1% से अगर कोई इनकम एक्सीड करती है तो हम उसको मटीरियल इनकम मानेंगे। अगर हम उसको नेट बेसिस पे कंसीडर कर रहे हैं तो हम लेंगे आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ध्यान रखना, बिफोर टैक्स लिया, आफ्टर टैक्स नहीं लिया है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के 1% से ऊपर अगर आपकी कोई इनकम है तो हम उसको मटीरियल मानेंगे। तो ग्रॉस बेसिस, नेट बेसिस हम लोग देखेंगे, उसको हम मटेरियल मान के अक्रूवल बेसिस पे कंसीडर करेंगे एज पर AS9 हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए। तो उसको हम बेसिकली हमारा क्या बोलते हैं, मटेरियल मान के अक्रूवल बेसिस पे लेंगे। बाकी सारी इनकम को हम कैश बेसिस पे लेंगे कि कैश में अगर वो इनकम हमें मिल गई तो ही हम उसको मानेंगे, नहीं तो हम उसको नहीं मानेंगे। मटीरियलिटी क्या बोल रहा है? अगर कोई इनकम हमारी मटीरियल नहीं है तो फिर हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे जब वो हमें कैश में मिल गई। रेवेन्यू सर्टेनिटी की बात करते हैं कि हम इनकम को रिकॉग्नाइज करते हैं अक्रूवल बेसिस पे। अगर हमारी कंडीशन क्या अक्रूवल की कि भाई आपका जो इनकम है उसके लिए अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, अल्टीमेट कलेक्शन होना। मतलब ऐसा हमें लगता ना हो कि भाई इसके ना अल्टीमेट कलेक्शन में कुछ दिक्कत आ सकती है, हमें रीजनेबल होना चाहिए कि हाँ भाई इसके पैसे तो हमें मिल जाएंगे, तो ही हम उसको अक्रूवल बेसिस पे अकाउंट कर सकते हैं। रेवेन्यू अनसर्टेनिटी, हमें
एनपीए की जो इनकम है वो तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करनी है जब तक हमें एक्चुअली में पैसा ना मिल जाए। हम अक्रूवल बेसिस पे एनपीए की इनकम को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट बिल परचेज की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है सर, ये अब एक बार आप यहां से देखिए, यहां से आपको अच्छे समझ में आएगा। बिल परचेज मतलब क्या होता है सर, हमारा एक सेलर है, सेलर ने बायर को सामान बेचा, बायर ने बोला यार तू मुझे ना 3 महीने 1 महीने बाद आना, तू पैसे लेके चले जाना, ठीक है। उसने सामान बेचा 15 मार्च को, 15 मार्च को उसने बोला कि बायर ने ये ले मेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज पकड़, 1 महीने बाद आना ये बिल ऑफ एक्सचेंज लेके और मुझसे पैसे लेके चले जाना। अब सेलर वो था, बिल जो था वो 1000 रुपए का था। अब सेलर बोले यार मुझे 1000 रुपए अभी चाहिए, मैं 1 महीने तक वेट नहीं कर सकता, मुझे पैसे अभी चाहिए। तो सेलर ने क्या किया, सेलर ने ये बिल बेच दिया बैंक को सॉरी, बैंक के लिए बिल परचेज हो गया। तो बैंक ने क्या किया, ये जो सेलर वाला बिल है जो 1 महीने बाद ड्यू होने वाला है, 15 अप्रैल को ड्यू होने वाला है, वो बैंक ने परचेज कर लिया। बैंक क्या करेगा, बैंक इसके बदले में सेलर को कुछ पैसे दे देगा, कुछ डिस्काउंट काट के। तो हमने 100 रुपए का डिस्काउंट काट के 900 रुपए सेलर को दे दिए। सेलर का क्या हुआ, सेलर को अभी के अभी 900 रुपए मिल गए। बैंक का क्या हुआ, बैंक को ये 1000 रुपए का बिल मिल गया। अब ये 1000 रुपए का बिल उसने एक महीने के लिए संभाल के रखा और वो बिल उसने बायर को जाके दे दिया और बायर ने उसके बदले में 1000 रुपए दे दिए। तो बैंक की क्या कमाई हुई, इसमें 100 रुपए की कमाई हो गई कि इसने इसको तो 900 रुपए दिए लेकिन बायर से जाके 1000 रुपए ले लिए। तो 100 रुपए की जो कमाई हुई है इसको हमें स्प्रेड करना पड़ेगा इस पीरियड पे, जिस पीरियड की हमारी ये कमाई है 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक की हमारी ये कमाई हुई है, इस पे हमें स्प्रेड करना पड़ेगा। मतलब इस साल की 31 मार्च तक की जो मेरी कमाई है वो है 50 रुपीज, जो मैं इनकम में दिखा दूंगा। और जो मेरी बाकी के साल की कमाई है, जो मेरी अभी तक कमाई हुई नहीं है, जो मेरी अगले साल की कमाई है, जो होने वाली है, जो मुझे अभी एडवांस में मिल चुकी है, उसको मैं दिखाऊंगा मेरे अदर लायबिलिटीज में, क्योंकि अभी तक ये मेरी अनअर्न्ड इनकम है, अभी तक मेरी इनकम अर्न नहीं हुई है, तो ये मैं अदर लायबिलिटीज में दिखा दूंगा। अब क्या हुआ सर, अब ये बिल ना मैं भी इतने टाइम के लिए रख नहीं सकता था, तो मैंने क्या किया, इस बिल को वापस से रीडिस्काउंट करवा लिया, किसी और बैंक के पास चला गया और मैंने ये बिल किसी और बैंक को बेच दिया, सेम बिल बेच दिया। और इस पर मैंने सपोज डिस्काउंट पे कर दिया उसको 150 रुपए का, कि भाई मैंने उससे 950 रुपए ले लिए, उसके पास वो 1000 रुपए का बिल आ गया, तो मैंने एक्चुअली में कितना डिस्काउंट पे किया, 50 रुपए का डिस्काउंट पे किया। तो ये बोल रहे हैं कि हमने जो इस बिल को स्टार्टिंग में डिस्काउंट करके जितना पैसा कमाया था और री डिस्काउंट करने पे हमने जितना डिस्काउंट पे किया है, इन दोनों को हमें नेट ऑफ नहीं करना है, इसको हमें अलग से अपनी इनकम में दिखाना है और इसको हमें अलग से अपने एक्सपेंस में दिखाना है। ध्यान रखिएगा, ये चीज बोल रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको यही समझाने के लिए था। ये बोल रहा है अगर कोई बिल्स हमने परचेज किया है जो आउटस्टैंडिंग है क्लोज ऑफ द ईयर पे, तो जो भी डिस्काउंट हमें मिला है उसको हमें एपोर्शन करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा दोनों सालों में। जो भी मेरा अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट है बिल्स पे, वो मुझे अदर लायबिलिटीज में रिकॉर्ड करना है। जो भी डिस्काउंट कंपोनेंट मैंने पे किया है री डिस्काउंट ऑफ बिल्स पे, उसको मुझे नेट ऑफ नहीं करना है मेरे डिस्काउंट अर्न्ड से, ठीक है। यस सर। बिल्स फॉर कलेक्शन की बात कर रहा है कि भाई हमारा जो कस्टमर का अकाउंट है मैं कब क्रेडिट करूंगा, जब मैंने एक्चुअली में वो बिल्स कलेक्ट कर लिया है तब मैं क्रेडिट करूंगा, और जिस दिन मैंने एक्चुअली में कलेक्ट कर लिया होगा उस दिन की मेरी वो कमीशन इनकम बन जाएगी और उसी दिन मैं अपने इनकम में रिकॉर्ड कर लूंगा, ठीक है। यस सर। रीनेगोशिएशन की बात करते हैं कि जो भी फीस एंड कमीशन, जो रीनेगोशिएशन होता है ना, मैं बोलता हूं यार बैंक में नहीं पे कर पाऊंगा अगले साल लोन, आप मुझे 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर लो, 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर लो, तो उसकी आप भले फीस ले लो। तो बैंक ने सपोज 10,000 रुपए की फीस चार्ज कर लिया और उसने बोला कि भाई 2 साल के लिए आपका एक्सटेंड हो गया, तो ये जो 10,000 रुपए की फीस बैंक ने चार्ज करी है वो उसको 2 साल के लिए सेग्रीगेट करनी पड़ेगी, सेपरेट करनी पड़ेगी। 5,000 रुपए वो पहले साल की इनकम मानेगा, 5,000 रुपए वो अगले साल की इनकम मानेगा। ये सब बहुत माइन्यूट आपको लग रहा होगा सब 5-10 हजार में क्या फर्क पड़ता है, लेकिन करोड़ों के ट्रांजेक्शन होते हैं तो उससे बहुत फर्क पड़ता है, इनकम बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। ये बोल रहे फीस एंड कमीशन जो बैंक ने अर्न किया रीनेगोशिएशन से या फिर रीशेड्यूलिंग से, उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे अक्रूवल बेसिस पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो हमारा रीनेगोशिएटेड या फिर रीशेड्यूल्ड एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट है। यहां पे आप डबल लाइन खींच दीजिएगा कि अब हमें ऊपर से जाना है, इसलिए यहां पे आप डबल लाइन खींच देगा, यहां पे आपको डबल लाइन नहीं होगी। यहां पे क्या बोल रहे हैं आप, रिवर्सल ऑफ इनकम की बात कर लेते हैं। रिवर्सल ऑफ इनकम मतलब क्या होता है, अगर कोई एडवांस इंक्लूडिंग कोई बिल्स परचेज हो, कोई डिस्काउंटेड हो, अगर वो एनपीए बन जाता है एट द क्लोज ऑफ एनी ईयर कि भाई एज ऑन 31 मार्च ये एनपीए बन गया है, तो जितना भी इनकम अभी तक मैंने इंटरेस्ट अक्रू किया था, क्रेडिट किया था मेरे इनकम अकाउंट में पास्ट पीरियड्स में, वो सारा इनकम अब मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करना पड़ेगा इसका मतलब क्या हुआ, डेबिट में दिखाना पड़ेगा, मेरे एक्सपेंस में दिखाना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखो, मैंने क्या बोला, अगर कोई एडवांस एनपीए नहीं बनता है तो हम उसका इंटरेस्ट इनकम अक्रूवल बेसिस पे चलाते हैं कि हाँ भाई अक्रूवल बेसिस पे भले हमको नहीं मिल रहा है चलेगा, हम अक्रूवल बेसिस पे चलाते हैं। लेकिन अब वो एनपीए बन गया, अब मैं उसका जो इंटरेस्ट इनकम है वो कैश बेसिस पे चलाऊंगा। तो सर अभी तक जो मैंने अक्रू कर लिया उसका क्या करेंगे, उसको हम रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कर देंगे इसका मतलब क्या, पहले मैंने इनकम में दिखाया था, अब मैं उसको एक्सपेंस साइड दिखाऊंगा। अब मैं इस साल उसको एक्सपेंस आउट कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा, या फिर मैं उसका प्रोविजन बना लूंगा।
ठीक है, मैं उसको रिवर्स नहीं करूंगा, उसका प्रोविजन बना लूंगा। ठीक है यस सर, अगर अभी तक मुझे वो नहीं मिला है तो, और ये मेरा पूरा गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस में भी अलाउ होगा। आपको याद आ रहा होगा, CGSG की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, स्टेट गवर्नमेंट की, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के गारंटीड एडवांसेस में भी हम ये इनकम रिकॉग्निशन वाला नॉर्म्स फॉलो करते हैं, उसको NPA ही मानते हैं। ठीक है यस सर, अगर कोई NPA है, फीस कमीशन है, जिसको कोई इनकम है जो अक्रू की है मैंने, लेकिन अभी तक अक्रू नहीं हुई है, मतलब अभी तक हमें मिली नहीं है, उसको NPA बन गया है वो, तो अब हम उसको अक्रू नहीं करेंगे करंट पीरियड में। एंड अगर कोई पुराना पीरियड का अक्रूवल था तो उसको हम रिवर्स कर देंगे या फिर प्रोवाइड कर देंगे पास पीरियड का। ठीक है, प्रोविजन बना देंगे, रिवर्स कर देंगे, वही सेम चीज वापस लिख रहे हैं। अगर कोई इनकम है जो मैंने रॉन्गली रिकॉग्नाइज कर ली थी, मैंने इनकरेक्ट रिकॉग्नाइज कर ली थी, मुझे वो इनकम में नहीं डालना चाहिए था, वो मैंने रॉन्गली रिकॉग्नाइज कर ली थी, पास की कोई इनकम है, तो अगर वो इस साल की इनकम है, इस साल ही मैंने रॉन्गली रिकॉग्नाइज कर ली थी, तो इस साल ही मैं रिवर्स कर दूंगा। अगर वो पिछले साल की इनकम है जो मैंने रॉन्गली रिकॉग्नाइज कर ली थी, इस साल मुझे जाके पता चला है, तो मैं उसका प्रोविजन बनाऊंगा। दोनों अलग अलग चीज है। अगर इसी साल की इनकम थी जो मैंने रॉन्गली रिकॉग्नाइज कर ली थी, उसको रिवर्स कर दूंगा। पिछले साल की इनकम थी तो मैं उसका प्रोविजन बना लूंगा। ठीक है यस सर, ऑडिटर को इंक्वायर करना है कि क्या कोई ऐसे हमारे इंटरेस्ट के इनकम अकाउंट में कोई लार्ज डेबिट है क्या। इंटरेस्ट इनकम अकाउंट मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट इनकम मतलब क्या, जहां पे आप इंटरेस्ट क्रेडिट करते हो, तो वो इनकम के अकाउंट में डेबिट कहां से आ गया भाई, कितने बड़े बड़े डेबिट्स आ रहे हैं, कोई लार्ज डेबिट आ रहा है तो मुझे वो देखना पड़ेगा। एंड दूसरा मुझे ये भी देखना पड़ेगा क्या बोरोवर्स ने कोई कम्युनिकेशन भेजा है बैंक को विथ रिगार्ड टू डिस्क्रिपेंसी इन इंटरेस्ट चार्ज। बोरोवर को लग रहा है कि भाई तुमने ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, बैंक ने ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, तो बोरोवर ने तुमको कोई कम्युनिकेशन भेजा है क्या, कोई मेल भेजा है क्या कि भाई बैंक आपने इतना ज्यादा इंटरेस्ट कैसे चार्ज कर लिया। तो ये भी कम्युनिकेशन मुझे चेक करना पड़ेगा, इंक्वायर करना पड़ेगा कि क्या आपके पास किसी बोरोवर का ऐसा कोई कम्युनिकेशन आया है या फिर नहीं आया है। लीज एसेट्स की बात करते हैं। जो हमारा लीज एसेट्स होता है, इसमें एक होता है हमारा फाइनेंस इनकम। तो हमारा जो फाइनेंस इनकम वाला कंपोनेंट है, उस लीज एसेट पे जो अभी NPA हो गई है, जितना भी हमने अक्रू किया है, क्रेडिटेड किया है इनकम अकाउंट में, वो सारा का सारा हमें रिवर्स करना पड़ेगा या फिर उसको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। सेम चीज ये लोग बोल रहे हैं NPA के केस में, या तो रिवर्स कर दो जो आपने ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया है, या फिर उसको प्रोविजन बना लो। टेक आउट फाइनेंस मतलब क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बट आप इतना समझ लीजिए कि जो नया लोन आता है वो हमारे पुराने लोन को रिप्लेस कर देता है, ओल्ड लोन को वो रिप्लेस कर देता है जो भी हमारा नया लोन लाता है। ठीक है, ये बेसिकली आपके प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में ज्यादा होते हैं। टेक आउट फाइनेंस में भी सेम यही होता है कि अगर हमने अकाउंट को NPA क्लासिफाई किया है, तो वो रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी के बेसिस पे चलता है कि जितना पैसा हमें मिल गया उतना पैसा हमने इनकम में डाल दिया, जितना पैसा नहीं मिला उसको हम नहीं डालेंगे। ठीक है यस सर। नेक्स्ट बोल रहा है पार्शियल रिकवरीज ऑफ NPA। पार्शियल रिकवरीज ऑफ NPA मतलब क्या, मुझे टोटल इस बोरोवर से प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के 10 लाख रुपए मिलने थे, अब इसने मुझे 5 लाख रुपए दे दिए। तो अब ये जो 5 लाख रुपए मिले हैं, क्या मैं इसको प्रिंसिपल मानूं, क्या मैं इसको इंटरेस्ट मानूं, या फिर मैं दोनों मानूं, ये मैं कैसे डिसाइड करूंगा। तो अगर तुम्हारा पहले से एग्रीमेंट है बोरोवर के साथ कि यार NPA बन जाए तो मैं जो पैसे तुम्हें दूंगा वो तुम्हें प्रिंसिपल ही मानना है, तो फिर तुम्हें प्रिंसिपल ही मानना पड़ेगा या फिर इंटरेस्ट ही मान लो, जैसा भी एग्रीमेंट होगा उस हिसाब से। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो बैंक को एक अकाउंटिंग पॉलिसी डेवलप करनी पड़ेगी। क्या बोला मैंने, अकाउंटिंग पॉलिसी डेवलप करनी पड़ेगी, अडॉप्ट करनी पड़ेगी, और उसी हिसाब से उसको अपना काम करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, उसी हिसाब से उसको अपना काम करना पड़ेगा। अब जो भी इंटरेस्ट आपको पार्शली या फुल्ली रियलाइज हो रहा है NPA पे, वो आपको इनकम पे लेना है। वही मतलब रियलाइज मतलब क्या, पैसे मिल गए अगर NPA के इंटरेस्ट के, तो आप उसको इनकम में दिखा सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर कोई इंटरेस्ट का पैसा आपको मिल रहा है ऑफ एन NPA अकाउंट, ये बात ध्यान से देख लेना ऑडिटर कि भाई कहीं वो बैंक ने एडिशनल लोन तो नहीं दे दिया ना, कि हमने क्या किया, हमने तेरे से 10 लाख रुपए मुझे लेने थे, मैंने तुझे 5 लाख का लोन वापस से दे दिया और वही 5 लाख रुपए तूने मुझे दे दिए। तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि जो भी इंटरेस्ट इनकम मुझे मिल रही है वो कहीं एडिशनल फैसिलिटीज देने के कारण तो नहीं मिल रही ना। ये चीज यहां पे बोल रहा है, फ्रेश और एडिशनल फैसिलिटीज देने के कारण। नेक्स्ट बस ये रहा छोटा सा, ये इधर देखिए बस खत्म हो गया हमारा। मेमोरेंडम अकाउंट की बात कर लेते हैं। मेमोरेंडम अकाउंट मतलब क्या है, NPA बनने के बाद मैं इंटरेस्ट तो चार्ज करता नहीं हूं, मैं इंटरेस्ट इनकम में तो लेके जाता नहीं हूं, लेकिन मुझे तो पता होना चाहिए ना एज अ बैंक कि भाई इस बोरोवर का कितना इंटरेस्ट बनता है, कि बाद में मुझे चार्ज करना हो तो कितना इंटरेस्ट में चार्ज करूंगी। तो इसीलिए बैंक एक अलग से डुप्लीकेट हमारा एक अकाउंट, मान लीजिए मेमोरेंडम अकाउंट, एक टाइम पास वाला अकाउंट क्रिएट करके रखता है, जिसमें वो सारे NPA पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है वो सारा लगाता है, और वो अच्छे अपने खुद के पर्पसेस के लिए वो अकाउंट मेंटेन करके रखता है। और फिर ये जो हमारा इंटरेस्ट इनकम हमारे मेमोरेंडम अकाउंट में आ रहा है, ये एक्चुअली में हमारे बैलेंस शीट में नहीं दिखता है, ये एक्चुअली में हमारे क्या बोलते हैं ग्रॉस एडवांसेस में नहीं जाता है। मतलब ये एक्चुअल हमारा इंटरेस्ट नहीं है ना, क्योंकि हम इसको एक्चुअली में अपने बुक्स में नहीं दिखा सकते, लेकिन ये हमारे पर्पसेस के लिए, हमारे नॉलेज के लिए हमने वो इंटरेस्ट चार्ज किया हुआ है अपने मेमोरेंडम अकाउंट में। ठीक है यस सर। फिर हम इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं।
ये क्या बोल रहा है सर? ये बोल रहा है इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स में, इसमें हमारे इनकम कौन कौन से नहीं आते? कोई डिविडेंड से इनकम मिल रहा है, सब्सिडरीज ज्वाइंट वेंचर से अब्रॉड या फिर इंडिया में है, तो वो हमारे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स में नहीं आते हैं। कोई ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट मैंने पे कर दिया। ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट मतलब क्या भाई? किसी सिक्योरिटी पे 30 दिन में इंटरेस्ट पे होता है, मैंने किसी से 10 दिन में परचेज कर ली तो मैंने 10 दिन का इंटरेस्ट उसको पे कर दिया। या फिर मेरे एसएलआर इन्वेस्टमेंट पे प्रीमियम को मैं अमोर्टाइज कर रहा हूं, 10 साल मैं उसको एक्सपेंस आउट कर रहा हूं, तो वो जो इंटरेस्ट मैंने पे किया या फिर जो प्रीमियम को मैंने अमोर्टाइज किया है, इसको मैं नेट ऑफ करूंगा मेरे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट से। इस बात आप इतना ध्यान रख लीजिए। जैसे बोल रहा है अगर प्रॉफिट ऑन सेल हो रहा है इन्वेस्टमेंट्स का या फिर प्रॉफिट और लॉस हो रहा है मेरे रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का, वो सारा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। एक्सपेंसेस के लिए मैं क्या करता हूं सर? एक्सपेंसेस के लिए मैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स करता हूं। सिंपल सी सीधी बात है, मैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स करता हूं। मैं ये देखता हूं जो भी मेरा अमाउंट है इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस का, वो रीजनेबल है या फिर नहीं है। कैसे सर? रेशियोज एनालाइज करता हूं जो भी मैंने इंटरेस्ट पे किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स पे टू आवर एवरेज क्वांटम ऑफ रिस्पेक्टिव लायबिलिटीज। कि सर मैंने इतना इंटरेस्ट पे किया है, मेरी इतनी लायबिलिटीज बनती थी, इतना मेरा इंटरेस्ट रेट है, तो मेरा कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस आना चाहिए था। ठीक है, यस सर। ऑडिटर को ऑब्टेन करना पड़ेगा बैंक से एक एनालिसिस कि भाई उनके कितने टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड उसके बेसिस पे उसको एक वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट निकालना पड़ेगा। वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट निकालना पड़ेगा, उसको कंपेयर करना पड़ेगा एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन रेलेवेंट डिपॉजिट से, कि मैंने एक्चुअली में कितना पे किया और मेरा वेटेड एवरेज कितना आ रहा है, ये उसको चेक करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर्स का भी चेक करना पड़ेगा और मटेरियल डिफरेंसेस हुए तो उसको एनालाइज करना पड़ेगा। अब ये बोल रहा है ऑडिटर को टेस्ट चेक बेसिस पे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट वेरीफाई करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि सही से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि जितने भी डिपॉजिट्स हैं उन सब पे डिपॉजिट्स पे हमने इंटरेस्ट पे किया है अप टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट। सारे डिपॉजिट्स पे हमने इंटरेस्ट पे किया है। इनफैक्ट जो हमारा सेविंग्स अकाउंट है वो हमने उस पे भी हमने इंटरेस्ट पे किया है एज पर बैंक या फिर आरबीआई के गाइडलाइंस। जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो बैंक के इंटरनल रेगुलेशंस के हिसाब से, आरबीआई डायरेक्टिव्स के हिसाब से, जो हमारा एग्रीमेंट है डिपॉजिटर्स के साथ उनके हिसाब से है। जो हमारा इंटरेस्ट है इंटर ब्रांच बैलेंसेस पे, कि हमारे अलग अलग ब्रांचेस के बैलेंस है हमारे पास, उन पे जो इंटरेस्ट है वो हमने एट द रेट्स प्रिस्क्राइब बाय एचओ या फिर आरबीआई के हिसाब से हमने इंटरेस्ट चार्ज किया है। ये ऐसे हम चार्ज करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट चेक करेंगे। ठीक है, यस सर। 2 पॉइंट हमारे फॉर ऑडिट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात कर लो तो मुझे इवैल्यूएट करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा आपका सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, क्या आपके इंटरनल कंट्रोल क्या है एक्सपेंसेस पे। आप कैसे वेरीफाई करना पड़ेगा एक्सपेंसेस को विद योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। इंटरनल कंट्रोल हमारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे क्या है, मुझे सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करके चेक करना पड़ेगा क्या तुम्हारे मेजर आइटम ऑफ एक्सपेंस तुम्हारे ट्रेंड्स के हिसाब से है या फिर नहीं है, या फिर वो डाइवर्जेंट है तुम्हारे ट्रेंड से। डाइवर्जेंट मतलब क्या? अलग है तुम्हारे ट्रेंड से। ठीक है, यस सर। ये 4 चीजें मुझे एक्सपेंसेस के लिए देखनी पड़ेगी। प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा, 3 चीजों पे तुम्हारा प्रोविजन देखना पड़ेगा। प्रोविजन ऑन स्टैंडर्ड एसेट्स, दूसरा टैक्स प्रोविजन, एंड तीसरा कोई अदर प्रोविजन। अब ये जो टैक्स प्रोविजन अदर प्रोविजन है, इसमें मैं ये चेक करूंगा कि तुम्हारे ये जो प्रोविजन है क्या वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से है, एंड तुम्हारे जो स्टैंडर्ड एसेट है इसका ब्रेकअप क्या है। ठीक है, यस सर। ये था पूरा बैंक ऑडिट। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट हम रखते हैं 250 लाइक्स का। मुझे पूरी उम्मीद है आप लाइक टारगेट जरूर अचीव करा देंगे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और ये कॉन्सेप्ट बुक आपको मिल रही है मात्र 300 रुपीज में हमारी वेबसाइट पे, जिसकी लिंक आपको नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको अभी भी डाउट आ रहा हो, थोड़ा सा भी डर लग रहा हो अपने ऑडिट सब्जेक्ट से, तो आप हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी ले सकते हैं, जिसमें हमने और डिटेल्ड के साथ और कॉन्सेप्ट्स के साथ और क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस बार ऑडिट में एग्जामिनेशन पार हम सीए बनेंगे। कमेंट में लिख दीजिएगा हम सीए बनेंगे, ताकि जो भी ये वीडियो देखे उसको मोटिवेशन आ जाएगी, वो भी सीए बनेगा। इस बार ऑडिट में एग्जामिनेशन पार, बस दुआ में याद रखना। थैंक यू, बाय बाय।